आर्यन ने आखिरकार काफी मशक्कत के बाद रिया माथुर के सामने खुद को उस भारी रकम के गबन के इल्जाम से पाक साफ साबित कर दिया। रिया माथुर तो अब बस बेजुबान होकर उसे देख रही थी। आर्यन को उसका ड्राइवर बने अभी कुछ ही दिन तो हुए थे, है ना? पहले उसे 10 लाख मिले और अब सीधे 25 लाख, वो भी नकद। अगर उसकी 60,000 की तनख्वाह भी जोड़ ली जाए तो आर्यन आराम से साल के करोड़ों कमा रहा था। आखिर आर्यन सिर्फ एक ड्राइवर और अंशकालिक बॉडीगार्ड ही तो था। आर्यन, इतने पैसे होने के बाद तुम क्या करना चाहते हो? रिया माथुर अपने बिस्तर पर वापस बैठ गई और आर्यन को टकटकी लगाकर देखने लगी। उन्हें यकीन था कि आर्यन एक काबिल इंसान है, फिर भी इतना काबिल आदमी उनके पास सिर्फ एक ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। उन्हें यह भी अंदाजा था कि एक दिन आर्यन उन्हें छोड़कर चला जाएगा। वह पूरी जिंदगी उनका ड्राइवर बनकर तो नहीं रह सकता था। मैंने सच में इस बारे में नहीं सोचा है। मैं तो बस एक आम नागरिक हूँ, मेरे कोई बहुत बड़े सपने नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया। पहले दिल्ली में कुछ गज का अपना एक घर और लाख 1.5 लाख की एक गाड़ी खरीदना ही उसका सपना था, जो अब वह पूरा कर सकता था। ये सपना तो सच हो चुका था। अब उसका अगला सपना क्या होगा, यह उसने वाकई नहीं सोचा था। खैर, अब सोच लो। तुम तो बहुत आसानी से पैसे कमा लेते हो, चलते फिरते 25 लाख जेब में डाल लेते हो। रिया ने चुटकी ली। आर्यन हंसा। मैम, मेरे 25 लाख तो आपकी नजर में आपके आधे हैंडबैग की कीमत के बराबर होंगे, है ना? क्या आप कृपया मुझे चिढ़ाना बंद करेगी? अजीब हो, अब तुम जा सकते हो। रिया माथुर ने आर्यन की तरफ देखकर आंखें घुमाई और उसे बाहर जाने का इशारा किया। आर्यन खड़ा हुआ, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी रिया और उनके काले मोजों से ढकी लंबी टांगों पर एक नजर डाली और बोला, सच कहूं तो मैं बस एक छोटा सा ड्राइवर ही बना रहना चाहता हूं। अगर आप मुझे काम से नहीं निकालती मैम, तो मैं यहीं टिका रहूंगा। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है तुम्हारी। बाहर निकलो, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन की चापलूसी थोड़ी ज्यादा थी, और हालांकि उन्होंने उसे बिना किसी ऊंचे लक्ष्य वाला इंसान कहा, पर उनका मूड तुरंत बेहतर हो गया। आर्यन से बात करना हमेशा उन्हें खुशी देता था। आर्यन दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर बाहर निकलने से पहले मुड़कर पूछा, मैम, हम दोपहर के खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी, आज दावत तुम्हारी तरफ से है। रिया ने ऐसे भाव दिए जैसे वह किसी बड़े खर्चीले को लूटने के लिए तैयार हो। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से ही सही। इस बार आर्यन दरियादिल था। सच तो यह है कि वह कंजूस नहीं था। वह पहले इसलिए कम खर्च करता था क्योंकि उसकी कमाई कम थी और उसे अपनी बहन सारा के खर्च के लिए पैसे बचाने होते थे। पर अब जब कमाई बढ़ गई थी तो कुछ बार खाना खिलाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, तो अभी मत जाओ, चलो बाहर चलते हैं। वैसे भी आज मेरे पास और कोई काम नहीं है। रिया खड़ी हो गई। वह कई दिनों से व्यस्त थी और अब पूरी तरह तरोताजा महसूस कर रही थी, इसलिए ये शॉपिंग मॉल जाने का अच्छा समय था। मिया और तारा के लिए कुछ तोहफे लेने के अलावा उनका मन पूरी सुबह कमरे में बंद रहने का भी नहीं था। बाहर जाकर घूमना फिरना ज्यादा बेहतर था। आर्यन भी उनके साथ जाने के लिए तैयार था, क्योंकि कमरे में वापस जाने का मतलब था बस बोरियत के साथ टीवी देखना। उससे बेहतर था कि मुंबई की सैर की जाए। उन दोनों ने बिना किसी को बताए तुरंत निकलने का फैसला किया। वे नीचे गए, गाड़ी निकाली और चल दिए। आप ही बताइए कहाँ जाना है? आर्यन ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। तुम्हारे दिमाग में कोई जगह है? कुछ खरीदना चाहते हो? रिया ने पलटकर सवाल किया। मैं अपनी बहन सारा के लिए एक घड़ी खरीदना चाहता हूँ। उसके पास अभी तक कोई घड़ी नहीं है। आर्यन ने पीछे देखने वाले शीशे में रिया की तरफ देखा, जिन्होंने एक घड़ी पहनी हुई थी। एक औरत की कलाई पर सजी शानदार और महंगी घड़ी वाकई उसकी शख्सियत में 4 चांद लगा देती है। सारा आमतौर पर फोन में ही समय देखती थी, तो अब जब आर्यन के पास पैसे थे तो वह अपनी बहन के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार था। रिया ने तुरंत हामी भरी। ठीक है, फिर चलिए प्रीमियम प्लाजा चलते हैं। मैंने सुना है वहां बहुत सारे बड़े ब्रांड मिलते हैं। शानदार जगह ही सही। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और आगे बढ़ गया। उसके पास अब करीब 30 लाख की बचत थी, तो एक बार दिल खोलकर खर्च करने में कोई बुराई नहीं थी। मुंबई का प्रीमियम प्लाजा एक बहुत बड़ा और महंगा मॉल है, जहां दुनिया भर के नामी फैशन ब्रांड मौजूद है। रिया पहले कभी वहां नहीं गई थी, उन्होंने सिर्फ मिया के मुंह से कभी कभी इसका नाम सुना था। नेविगेशन की मदद से उन्होंने जल्दी ही मॉल ढूंढ लिया। हालांकि जब आर्यन अपना ब्रीफकेस लेकर गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो रिया ने उसे रोक दिया। ये नकद पैसे गाड़ी में ही रहने दो। जब तुम कुछ खरीदोगे तो मैं भुगतान कर दूंगी और फिर बाद में तुम मुझे ये नकद पैसे वापस दे देना। क्यों इतना तामझाम क्यों करना? आर्यन उलझन में था, क्योंकि उसे लगा कि नकद पैसे देना सबसे आसान काम है। रिया ने अपना माथा पीट लिया, इसलिए नहीं कि वहां की दुकानें नकद नहीं लेती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि महंगे सामान खरीदने के लिए नकद लेकर चलना बहुत भद्दा लगता था। उसका ब्रीफकेस बहुत बड़ा नहीं था, और अगर उसमें नोट भरे हों तो वह बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और ऐसे बड़े शोरूम में एक हैंडबैग भी लाखों का आता है, घड़ियों की तो बात ही छोड़िए। नकद गिनते देख लोग उसे पुराना और गंवार समझेंगे। शॉपिंग करते समय हल्का होकर चलना और सिर्फ एक बैंक कार्ड रखना ही बेहतर है। बेशक रिया की हिम्मत नहीं हुई कि वह आर्यन को सीधे कह दे कि वह पुराने ख्यालात का लग रहा है, इसलिए उन्होंने बस मुस्कुराकर कहा, कुछ दुकानें नकद नहीं लेती। सच में ऐसी भी दुकानें होती हैं जो नकद नहीं लेती। आर्यन हैरान था। उसे शादी का लड्डू फिल्म का एक दृश्य याद आया, जहां एक बहुत ही हाई फाई चाय की दुकान नकद पैसे लेने से मना कर देती है। उस फिल्म में एक अमीर आदमी मेज पर कई सारे बैंक कार्ड पटक देता है, जिससे वेटर का चेहरा ही उतर जाता है। हाँ, बहुत सारे लग्जरी ब्रांड नकद में सौदा नहीं करते, सिर्फ क्रेडिट कार्ड से भुगतान लेते हैं। रिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं घड़ी खरीद लूंगा और फिर आपको पैसे वापस कर दूंगा। कोई और रास्ता न देखकर आर्यन ने ब्रीफकेस वापस गाड़ी में रख दिया। रिया ने चैन की सांस ली, तो फिर चले।
और जैसे ही आर्यन और रिया माथुर मॉल के अंदर दाखिल हुए, वहां कार्टियर के काउंटर पर सारा और उसकी एक सहेली शोकेस में सजी महंगी घड़ियों को निहार रही थी। बेशक वे सिर्फ देख ही रही थी। सारा की सहेली उसे यहाँ सिर्फ दुनिया दिखाने के लिए लाई थी। वे बस घूम रही थी, खरीद नहीं रही थी, और न ही खरीदने की उनकी हैसियत थी। मॉल की पहली मंजिल पर कदम रखते ही आर्यन को थोड़ी घबराहट होने लगी, क्योंकि वह कई बड़े ब्रांडों के नाम और सामान पर लगे टैग देख रहा था। लग्जरी सामान किसे कहते हैं? एक बेल्ट जिसकी कीमत 10-20 हजार हो, वह यहाँ कुछ भी नहीं थी। उसने एक विदेशी ब्रांड की बेल्ट देखी जिसकी कीमत 20 लाख के पास थी। जब उसने 20 लाख का टैग देखा तो उसका पारा चढ़ गया। उसके हाथ में जो 30 लाख रुपए थे, वो तो इस रायसी के बाजार में ऊंट के मुंह में जीरे के समान थे। ये जगह उसके शॉपिंग करने लायक नहीं थी। तुम सारा की घड़ी पर कितना खर्च करने का सोच रहे हो? घूमते घूमते वे कार्टियर घड़ी काउंटर के पास पहुंचे, पर वहां रिया माथुर रुक गई और आर्यन से उसके बजट के बारे में पूछा। 1 लाख रुपए, बस 1 लाख। आर्यन ने 1 लाख का आंकड़ा तय किया। उसका इरादा कई लाख या करोड़ों की घड़ी खरीदने का नहीं था, क्योंकि वह अपनी औकात से ज्यादा दिखावा नहीं करना चाहता था। अपनी 30 लाख की बचत में से 1 लाख की घड़ी खरीदना ही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। ओह ठीक है, अंदर चलकर खुद ही एक चुन लो, मैं तुम्हें थोड़ी सलाह दे दूंगी। रिया मुस्कुराई और सिर हिलाया। उन्हें लगा कि एक घड़ी के लिए 1 लाख की कीमत ठीक है। तभी जैसे ही वे मुड़कर कार्टियर काउंटर के अंदर गए, उन दोनों ने सारा को उसके स्कूल बैग और सहेली के साथ देखा। साथ ही सारा की सहेली किसी से बहस कर रही थी। वह कह रही थी, तुम हमें कचरा समझ रही हो, पर गंदी तुम खुद हो। सारा, आर्यन और रिया नहीं जानते थे कि क्या हुआ है, पर वे तुरंत दुकान के अंदर दौड़ पड़े। भाई रिया मैम, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सारा अचानक मुड़ी और हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह यहाँ अपने भाई से टकरा जाएगी। ओह, 2 और आ गए। क्यों न तुम चारों मिलकर पैसे जोड़ लो कुछ खरीदने के लिए। मेरी घड़ी पहनकर और उसे खरीदने की औकात न रखते हुए क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि तुम मेरी घड़ी गंदी कर रही हो? अचानक एक कड़वी आवाज गूंजी। वह एक औरत थी जो सूट बूट पहने एक आदमी के साथ खड़ी थी। वह औरत बात करते हुए अपनी कलाई उठाकर वह घड़ी दिखा रही थी जिसे उसने पहना था और जिस पर अभी भी कीमत का टैग लगा था। क्या हो रहा है यहाँ? आर्यन ने माथा सिकोड़ा। वह उस औरत के ताने सुनकर उलझन में था। कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, चलिए यहाँ से। सारा ने आर्यन का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगी। कहाँ चले? मैं यहाँ तुम्हारे लिए घड़ी खरीदने आया हूँ। बात क्या है? आर्यन ने सारा की सहेली की तरफ देखकर उसे समझाने का इशारा किया। आप सारा के लिए घड़ी खरीदने आए हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा को वही घड़ी बहुत पसंद आई थी जो उस औरत ने पहनी है। मैंने सेल्स गर्ल से सारा को वह घड़ी पहनकर देखने के लिए कहा था। हम पहनकर देखने के बाद जाने ही वाले थे, पर यह मोटी औरत यहाँ आ गई और ड्रामा करने लगी कि हमने घड़ी गंदी कर दी। वह हमें नीचा दिखा रही है। तुम किसे मोटी कह रही हो? किसे मोटी कह रही हो? वह औरत असल में मोटी नहीं थी, बस थोड़ी तंदुरुस्त थी। पर सारा की सहेली के बोल बहुत तीखे थे। तुम ही मोटी हो, बिल्कुल भैंस जैसी। तो अब क्या? यहाँ खड़ी औरतों को देखो, कौन तुमसे पतली नहीं है? ओ मोटी, ओ मोटी। सारा की सहेली रुकी नहीं। वह रत्ती भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। जी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। वह औरत अचानक अपने साथ वाले आदमी से चिपक कर रोने का नाटक करने लगी। डार्लिंग, गुस्सा मत करो, इन लोगों के मुंह लगना बेकार है। ये बस तुमसे जल रहे हैं क्योंकि ये इसे खरीद नहीं सकते। वह आदमी दिखने में तो सभ्य लग रहा था, पर उसकी बातें बहुत गिरी हुई थी। मैडम, क्या आप मुझे कृपया ये 2 घड़ियां दिखा सकती हैं? उसी समय रिया माथुर, जो अब तक खामोश थी, अचानक काउंटर में सजी 2 हीरे जड़ी घड़ियों की तरफ इशारा किया। उनमें से एक घड़ी बहुत ही शानदार थी और काउंटर के सबसे खास हिस्से में रखी गई थी, और दूसरी भी काफी महंगी लग रही थी। रहने दीजिए सेल्स गर्ल, इन्हें मत दिखाए। आप जानती हैं कि ये बस पहनकर देखेंगी, खरीदेगी नहीं। अगर इन्होंने घड़ी गंदी कर दी तो मुझे मत कहना, उस औरत ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा। ओ मोटी, तुम तो बस चर्बी का ढेर हो, बिल्कुल सुअर जैसी। सारा की सहेली ने अपना मजाक जारी रखा। वह औरत गुस्से से लाल पीली हो गई। तभी सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए शोकेस से वे 2 घड़ियां निकालकर रिया माथुर को दे दी। यहाँ काम करने वाली लड़कियों की नजर बहुत पारखी होती है। रिया की शालीनता और खास तौर पर उनकी कलाई पर बंधी वाशरॉन कॉन्स्टेंटिन की घड़ी, जिसकी कीमत कई लाख रुपए थी, उसे सेल्स गर्ल ने तुरंत पहचान लिया था। इसलिए सेल्स गर्ल ने उस औरत की बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब तक रिया माथुर ने वे 2 घड़ियां ले ली थी, और एक नजर डालने के बाद पूरी तरह हीरो से जड़ी घड़ी को उत्सुकता से उठाया और कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये घड़ी सैंटोस सीरीज का शताब्दी विशेष संस्करण लिमिटेड एडिशन है ना? यह आपके पास यहाँ कैसे आई? मैम, आपकी पारखी नजर का जवाब नहीं, सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। जी हाँ, ये सैंटोस डी कार्टियर का 100 साल पूरे होने का खास टुकड़ा है। एक ग्राहक ने इसके लिए पैसे जमा किए थे, पर वह इसे लेने कभी नहीं आया और काफी समय बीत गया, इसलिए ये घड़ी अभी भी यहाँ है। दूसरी घड़ी जो आपके पास है वह भी सैंटोस सीरीज की ही है। क्या ये बिक्री के लिए उपलब्ध है? रिया माथुर ने पूछा। जी हाँ, सेल्स गर्ल ने सिर हिलाया। कृपया इन दोनों को पैक कर दीजिए। शुक्रिया, रिया माथुर ने अपना बैंक कार्ड निकालते हुए कहा। जरूर मैम, सेल्स गर्ल बार बार सिर हिलाने लगी। अमीर इंसान किसे कहते हैं? जो बिना कीमत पूछे सामान खरीदे और ले जाए, वही असली रईस है। 1 मिनट रुकिए, इन दोनों घड़ियों की कीमत कितनी है? रिया माथुर भले ही कीमत न पूछे, पर आर्यन को तो पूछना ही था, क्योंकि उसे लगा कि ये दोनों घड़ियां कई लाख की हो सकती है। सेल्स गर्ल मुस्कुराए और बोली, सर, शताब्दी विशेष सैंटोस थोड़ी महंगी है। इसकी कीमत 23,50,000 रुपए है, और दूसरी सैंटोस घड़ी की कीमत 12,50,000 रुपए है। इन दोनों घड़ियों की कुल कीमत 35,75,000 रुपए है।
क्या? सेल्स गर्ल की बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई और वह मोटी औरत भी जैसे पत्थर बन गए। कभी कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए शब्दों या हाथों की जरूरत नहीं पड़ती, अक्सर एक अनचाहा व्यवहार ही दूसरे के गालों पर जोरदार तमाचे की तरह गूंजने के लिए काफी होता है। रिया माथुर का उस मोटी औरत से बहस करने या अपनी दौलत दिखाने का कोई इरादा नहीं था। जब उसने वह खास सांतोस घड़ी देखी तो वह बेहद खुश हो गई, क्योंकि ऐसी घड़ी हर कोई नहीं खरीद सकता। यह शताब्दी का सीमित संस्करण था, पूरी दुनिया में शायद ही ऐसी कुछ दर्जन घड़ियां होंगी और हर एक अपने आप में अनोखी थी। उसे पता था कि अगर इस घड़ी का ऑर्डर देने वाले ने समय पर पैसे न दिए होते तो उसे यह कभी नहीं मिलती। बिना कीमत पूछे उसने घड़ी खरीद ली। वह इसे किसी को तोहफे में देना चाहती थी। जहां तक दूसरी साधारण सांतोस घड़ी का सवाल था, वह उसे आर्यन की तरफ से सारा के लिए खरीद रही थी। मगरमच्छ के असली चमड़े का पट्टा, 18 कैरेट सोने का ढांचा और 12 कीमती हीरे, उसकी कीमत भी 1,25,000 के पार थी। वहां मौजूद हर कोई सन था और रिया ने दोनों घड़ियों का भुगतान भी कर दिया था। वह मोटी औरत और उसका आदमी दबे पांव वहां से खिसक गए। 60-65 हजार की जिस घड़ी पर वे घमंड कर रहे थे, वह लाखों की घड़ी के सामने कुछ भी नहीं थी। उनकी कोई हैसियत नहीं बची थी। सारा, इसे पहनकर देखो, क्या ये फिट बैठती है? रिया ने खास घड़ी अपने बैग में रखी और 1,25,000 वाली घड़ी सारा की तरफ बढ़ा दी। नहीं नहीं रिया मैम, मैं यह नहीं ले सकती। सारा घबराकर पीछे हटने लगी। 1.25 लाख की घड़ी, यह कोई मजाक था क्या? उसका रिया से कोई खून का रिश्ता नहीं था, सिर्फ उसका भाई उनका ड्राइवर था, तो वह इतना महंगा तोहफा क्यों लेंगी? ये बात गले नहीं उतर रही थी। अरे तुम गलत समझ रही हो, रिया ने सिर हिलाया। ये घड़ी तुम्हारे लिए ही है, पर इसके पैसे मैंने नहीं दिए। तुम्हारे भाई ने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है। हम आज इसीलिए यहाँ आए थे। मुझे दिखाओ। आर्यन ने उसी पल घड़ी अपने हाथ में ली। घड़ी बेहद खूबसूरत थी और उसे पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। 1.25 लाख रुपए उसके बजट से बाहर थे, पर भुगतान हो चुका था और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये लो, रखो इसे। मैं मैम को पैसे लौटा दूंगा। ये सच में मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदी है। आर्यन ने घड़ी सारा के हाथ में थमा दी। भाई, सारा ने माथा सिकोड़ा। उसके भाई के पास इतने पैसे कहां से आए? उसे लगा कि जरूर आर्यन और रिया के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ है, या शायद रिया उससे कोई गलत काम करवाना चाहती है। वह नहीं चाहती थी कि उसका भाई गलत रास्ते पर जाए। सारा, ज्यादा मत सोचो। तुम्हारा भाई अब अमीर हो गया है। मैंने खुद उससे आज 13,000 रुपये उधार लिए हैं। रिया ने सारा के पास जाकर उसके कान में फुसफुसाया। तुम्हारे भाई ने किसी का इलाज करके 50,000 रुपये कमाए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई जहाज में किया था। क्या सच में? सारा ने हैरानी से पूछा। सच हो या झूठ, बस इसे रख लो। आर्यन ने घड़ी सारा के हाथों में ठूस दी और उसकी सहेली की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुमने अभी उस औरत को बहुत अच्छा जवाब दिया था। ही, आखिर वो थी ही मोटी भैंस। सहेली खिलखिला उठी। ठीक है, अब घड़ी तो खरीद ली, अब तुम तीनों शॉपिंग करो और मैं तुम्हारे थैले उठाऊंगा। रिया को सारा की सादगी और मासूमियत पसंद आई थी, इसलिए उसने सारा का हाथ पकड़ा और वे दोनों साथ चल दी। तीन औरतें जब साथ हों तो बातें कभी खत्म नहीं होती। सुंदरता और वजन घटाने जैसे विषयों पर सारा और उसकी सहेली ने रिया के साथ खूब चर्चा की और उन्हें खूब हंसाया। करीब 1 घंटे की खरीदारी के बाद रिया ने एक बहुत महंगा LV हैंडबैग खरीदा और चारों एक रेस्टोरेंट की तरफ चल दिए। आर्यन अकेला मर्द था, इसलिए खाना खिलाने की जिम्मेदारी उसी की थी। खाना खाने के बाद सारा और उसकी सहेली साइकिल किराए पर लेकर मुंबई घूमने निकल गई। रिया को उनकी यह आजादी देखकर बहुत अच्छा लगा। अब खुद पर तरस खाना बंद करो, बताओ अब कहाँ चलना है? आर्यन ने समय देखा। अभी दोपहर के 2 ही बजे थे और रात के खाने के वादे में अभी 4 घंटे बाकी थे। रिया ने कुछ देर सोचा और कहा, पुरानी चीजों का बाजार, एंटीक मार्केट। वहां क्यों? आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम्हें भी पुरानी चीजें जमा करने का शौक है? मुझे ज्यादा समझ नहीं है, पर मेरे दादाजी को पुरानी चीजों का बहुत शौक है। अगर पाकर ग्रुप के साथ सौदा पक्का हो गया तो मुझे अमेरिका वापस जाना होगा। अगले महीने मेरी बुआ का जन्मदिन है। ये घड़ी उनके लिए है, पर मैं दादाजी के लिए भी कुछ पुराना और खास ले जाना चाहती हूँ। तुम्हें पुरानी चीजों की समझ नहीं है और तुम खरीदने चली हो। डर नहीं लगता कि कोई नकली चीज थमा देगा? आर्यन को यकीन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, दादाजी को छोटी मोटी चीजों पर दांव लगाना पसंद है। मैं बस सड़क किनारे से कोई पुरानी दिखने वाली चीज ले लूंगी। आर्यन जोर से हंसा और उसने मार्गदर्शक यंत्र की मदद से पास के पुराने बाजार का रास्ता ढूंढ लिया। करीब 1 घंटे बाद वे नेहरू रोड के पास के ऐतिहासिक बाजार में पहुंचे। उन्होंने गाड़ी खड़ी की और पैदल बाजार की गलियों में निकल पड़े। वहां हर दुकान पर पत्थर, कांसे और मिट्टी की पुरानी कलाकृतियां सजी थीं। आर्यन और रिया किसी बड़ी दुकान के बजाय सड़क किनारे पटरी पर सामान बेचने वालों को देखने लगे। आजकल शांति के समय में लोग पुरानी चीजें जमा करना निवेश मानते हैं। बाजार में काफी शोर शराबा था। आर्यन और रिया कुछ ठेलों पर रुके, पर कुछ खास पसंद नहीं आया। आर्यन, तुम्हें ये एक खास पत्थर का पेंडेंट कैसा लग रहा है? काफी पुराना लग रहा है, रिया एक ठेले के पास रुककर बोली। उसने एक दूधिया सफेद पेंडेंट उठाया जिस पर ड्रैगन और फिनिक्स बने थे। आर्यन भला इन चीजों के बारे में क्या जानता? वह मुस्कुराकर बोला, मुझे तो यहाँ की हर चीज पुरानी लग रही है। मैडम, आपकी पारखी नजर को सलाम। सच कहूं तो यह असली माल है। मैंने इसे उत्तर भारत के पुराने टीलों के पास से खुदाई में निकाला है। दुकानदार एक 50 साल का आदमी था, जिसके बाल सफेद हो रहे थे और आंखों पर चश्मा था। कितने का है ये? रिया ने मन बना लिया था कि वह इसे खरीदेगी। दुकानदार ने अपनी 3 उंगलियां दिखाई। इतने पैसे लगेंगे और दाम कम नहीं होगा। 30 रुपये या 300? आर्यन बीच में कूद पड़ा। दुकानदार ने आर्यन को घूर कर देखा। 30,000 आखिरी दाम।
जैसे ही आर्यन मोलभाव करने वाला था, पीछे से एक आवाज आई, ओ चाचा, ये पेंडेंट मैं ले रहा हूँ। एक युवक ने अपने बैग से 100 के 3 बंडल निकाले और दुकानदार की तरफ बढ़ा दिए। नहीं, यह मैंने पहले पसंद किया है। आर्यन, पैसे निकालो, रिया ने कहा। आर्यन के पास थैले में 1 लाख रुपए नकद थे जो उन्होंने गाड़ी से निकलते वक्त साथ लिए थे। आर्यन ने पहले उस लड़के को देखा, फिर उस दुकानदार को और फिर रिया के करीब जाकर फुसफुसाया, मैम, ये सब मिलावटी खेल है, इनका यकीन मत कीजिए। यह एक धोखा है। क्या वह रुपया? आर्यन की बात सुनकर रिया माथुर का चेहरा, जो पहले से ही बेचैनी से भरा था, हैरत में डूब गया। हालांकि उन्होंने बहरूपियों और चालबाजों के बारे में सुन रखा था, लेकिन कभी उनका सामना नहीं हुआ था। अब आर्यन उन्हें बता रहा था कि वह खरीदार दरअसल एक बहरूपिया था। वह दुविधा में थी और कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। तभी जिस व्यक्ति पर आर्यन ने आरोप लगाया था, उसने तुरंत 30,000 रुपये उस बूढ़े पंडित को थमा दिए और रिया माथुर के हाथों से वह नगीना जेड पेंडेंट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मैडम, अब ये चीज इनकी हुई। आखिर पुरानी चीजों का सौदा पलक झपकते ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, वाकई माफ कर दीजिए। बात करते हुए वह बूढ़ा पंडित 100 के नोटों की 3 गड्डियां बड़ी सावधानी से गिन रहा था। उस समय रिया माथुर ने अपने होंठ चबाते हुए कहा, पंडित जी, मैं 31,000 दूंगी, क्या अब सौदा हो सकता है? मैडम, अब ये नगीना मेरा है, खरीदार ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं पैसे दे चुका हूं और यह नगीना किसी भी कीमत पर बिकाऊ नहीं है, कृपया इसे मुझे वापस दे दीजिए। 35,000? क्या 35,000 में बात बनेगी? आपको बैठे बिठाए 5,000 का मुनाफा होगा। रिया माथुर वाकई उस पत्थर पर लट्टू हो गई थी। उन्हें अपनी अंतरात्मा पर पूरा भरोसा था कि वह पत्थर कोई कीमती खजाना है। नहीं बेचना। बहरूपिया अपना सिर हिलाता रहा। ठीक है, अगर नहीं बेचना तो चलिए मैडम। आर्यन को भी अपनी सहज बुद्धि पर भरोसा था। उसे यकीन था कि वह आदमी बहरूपिया है, क्योंकि उसने बिना पत्थर को देखे ही पैसे दे दिए थे, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। पुरानी चीजों का शौक रखने वाला हर व्यक्ति क्या बार बार ठोक बजाकर चीज नहीं परखता? लेकिन उस आदमी ने तो देखा तक नहीं, इसलिए आर्यन को यकीन हो गया कि वह जालसाज है। उसने रिया माथुर की बांह पकड़ी, उनके हाथ से वह नगीना झपटा और उस आदमी की तरफ फेंकते हुए कहा, आपको अपना नया खजाना मुबारक हो, अलविदा। इसके साथ ही उसने रिया माथुर को साथ लिया और वे उस दुकान से निकल गए। तुमने उसे बहरूपिया क्यों कहा? दुकान से दूर आने के बाद रिया माथुर साफ तौर पर नाराज दिख रही थी। उन्हें 30,000 रुपये की परवाह नहीं थी, बस उन्हें वह चीज पसंद आ गई थी। लेकिन आर्यन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मैडम, आप जैसी जानकार को भी चीज खरीदने से पहले उसे करीब से परखना पड़ता है, पर क्या आपने उस आदमी को परखते देखा? उसने बिना देखे ही सीधे पैसे दे दिए। जाहिर है कि वह बहरूपिया है। आप उदास मत होइए, बाजार बहुत बड़ा है, चलिए कोई और चीज चुनते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। तुम्हें क्या समझ है, तुम मेरी क्या मदद करोगे? रिया माथुर ने आर्यन की तरफ एक निगाह डाली। साथ ही उन्हें उसकी दलील सही लगी। वाकई उस आदमी ने बिना देखे ही पैसे दे दिए थे, जो बिल्कुल चालबाजों जैसा काम था। इसलिए उनकी नाराजगी कम होने लगी। मैं आपके लिए इससे भी बेहतर चीज चुनूंगा, आइए चलते हैं। आर्यन ने अब लोक लाज की परवाह किए बिना रिया माथुर का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगा। रिया का चेहरा थोड़ा गुलाबी पड़ गया, पर उन्होंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि सड़क पर बहुत भीड़ थी। अगर आर्यन तेज चलता तो वह वाकई पीछे छूट जाती। ये देखिए, यहाँ तो सारे ही पत्थरों के जेवर हैं, उस पंडित के पास जितने थे उससे कहीं ज्यादा। कुछ दूर चलने के बाद आर्यन एक दुकान के सामने झुक गया, जहाँ पत्थरों और नगीनों का ढेर लगा था। वहां हर तरह की चीज थी, अंगूठियां, कंगन, नगीने, इत्र की शीशियां, छोटे डिब्बे और यहाँ तक कि पत्थर की एक खरल भी। यह अंगूठी बुरी नहीं है, पुरानी लग रही है, और यह डिबिया भी अच्छी है। रिया माथुर को जो भी दिख रहा था उन्हें सब पसंद आ रहा था। उसी समय आर्यन ने अपनी चेतना टेलीकिनेसिस को उन सामानों की ओर फैलाया। सच कहूं तो आंखों से उसे सब कुछ पुराना और कीमती लग रहा था। आखिर वह इस काम में नया था, उसे क्या पता पुरानी चीजें क्या होती है। इसलिए उसने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देखने की कोशिश की कि क्या इन पत्थरों के अंदर उसे कुछ अलग महसूस होता है। अरे, जैसे ही आर्यन ने अपनी चेतना दुकान के सारे सामानों पर घुमाई, उसे तुरंत कुछ अलग महसूस हुआ। पूरी दुकान में रखी चीजों में से वह छोटी खरल और एक कान की बाली बाकी सबसे अलग लग रही थी। उनमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। हाँ, उसकी चेतना को उस खरल और बाली से एक अनोखी मौजूदगी का एहसास हुआ। बाकी सारी चीजें उसे बेजान और साधारण लग रही थी, लेकिन वह खरल न सिर्फ बारीकी से बनी थी, बल्कि उससे प्राण ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लहर निकल रही थी। पुरानी कहावत है कि पत्थर में भी जान होती है, और कुछ कीमती पत्थर इंसान के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें एक तरह की ऊर्जा होती है। वह खरल यकीनन बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले पत्थर की बनी थी। जहां तक उन बालियों की बात थी, उनमें भी एक अलग ही एहसास था। वह प्राण ऊर्जा नहीं थी, बल्कि एक बहुत पुरानी और प्राचीन ऊर्जा थी। उन बालियों की बनावट भी कमाल की थी। आर्यन ने अपने चेहरे पर कोई हैरानी नहीं दिखाई और न ही जानबूझकर उन दोनों चीजों पर ध्यान दिया। इसके बजाय वह रिया माथुर के साथ कंगन और छल्ले देखने लगा। भैया, इस कंगन और छल्ले की क्या कीमत है? काफी देर सोचने के बाद रिया माथुर ने एक गहरे हरे रंग का कंगन और एक सफेद पत्थर का छल्ला चुना। कंगन के 40,000 और छल्ले के 18,000, 1 रुपया कम नहीं होगा। दुकानदार एक युवक था, जिसकी उम्र 25-26 साल रही होगी। यहाँ के हर दुकानदार की नजर पारखी थी, और उसने तुरंत पहचान लिया कि रिया माथुर एक रईस खानदान की लड़की है। इतनी खूबसूरत और प्रभावशाली शख्सियत, साफ था कि वह पैसों की फिक्र नहीं करेगी। इसलिए दुकानदार ने ऊंची कीमत मांगी। रिया माथुर ने आर्यन की तरफ देखा, उनकी नजरों का इशारा था कि वह मोल भाव करे, क्योंकि उन्हें दाम कम करवाना नहीं आता था।
उस समय आर्यन नीचे बैठा, उसने उस खरल और बालियों की जोड़ी को भी कंगन और छल्ले के साथ रख दिया और एक उंगली उठाकर बोला, इन चारों चीजों के मैं 4000 दूंगी। अगर बेचना है तो बताओ, अभी पैसे दूंगा, नहीं तो हम कहीं और देखते हैं। 4000? भाई साहब, पत्थर की बात ही छोड़ दीजिए, अगर ये कूड़ा भी होते तो कम से कम 8-10 हजार के तो होते ही, है ना? देखिए, आज पूरे दिन से कोई बोहनी नहीं हुई है। आप ये चारों चीजें 30,000 में ले जाए, बस। सच कहूं तो बस आने जाने का किराया निकल रहा है मेरा। आर्यन ने सिर हिलाया, मैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 दे सकता हूँ। अगर नहीं बेचना तो रहने दीजिए। 5,000 में तो मैं बिल्कुल नहीं बेच सकता। आप मेरा नुकसान तो नहीं करवाना चाहते ना? दुकानदार ने तुरंत सिर हिला दिया। तो फिर रहने दीजिए। आर्यन उठने का नाटक करने लगा जैसे जाने वाला हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज मेरा दिन ही खराब है। 6,000 में ले जाए, घर में पैसों की बहुत जरूरत है। जैसे ही उसने देखा कि आर्यन जाने वाला है, दुकानदार ने तुरंत अपनी कीमत 30,000 से घटाकर 6,000 कर दी। ठीक है, ये लीजिए। आर्यन ने 100-100 के नोटों की एक गड्डी निकाली, उसमें से 4,000 अपनी जेब में रखे और बाकी 6,000 दुकानदार को थमा दिए। भाई साहब, यह मेरा कार्ड है। भविष्य में कुछ चाहिए हो तो फोन कीजिएगा। दुकानदार ने अपना कार्ड पकड़ाया। आर्यन ने कंगन, छल्ला, खरल और बालियां उठाई, उन्हें एक कागज के थैले में पैक किया और रिया माथुर के साथ भीड़ में आगे बढ़ गया। रिया हैरान भी थी और उत्साहित भी। 4 चीजें, और उसने हमें सिर्फ 6,000 में दे दी। थोड़ी देर पहले वह सिर्फ 2 चीजों के 58,000 मांग रहा था। इनका मुनाफा तो बहुत ज्यादा होता होगा। कुछ दूर चलने के बाद रिया माथुर अपनी हैरानी रोक नहीं पाई। अगर आर्यन दाम कम नहीं करवाता तो वह दुकानदार उनसे हजारों रुपये ऐंठ लेता। उसने ये चारों चीजें शायद 500 से भी कम में खरीदी होंगी। आपने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसने कहा, चाहे किसी भी पत्थर की बनी हो, इसका मतलब उसकी दुकान पर कुछ भी कीमती नहीं है, सब धोखा है। तो फिर तुमने ये क्यों खरीदी? रिया माथुर ने माथा सिकोड़कर आर्यन की तरफ देखा, और तुम्हें इस छोटी ओखली ब्रेस्ट मोटर का क्या करना है? ओखली? कैसी ओखली? आर्यन उलझ गया। वह छोटा बर्तन तुम्हें नहीं पता। आयुर्वेद में दवाइयां कूटने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में खरल कहते हैं। मैंने ऐसी एक खरल जयंत हृदय के पास देखी थी। अच्छा, तो ये लहसुन कूटने के लिए नहीं बल्कि दवाई कूटने के लिए है। आर्यन को अब समझ आया। वाकई लहसुन कूटने के लिए इतना कीमती पत्थर इस्तेमाल नहीं होता, दवाई के लिए यह बात अब समझ में आ रही थी। लहसुन कूटने के लिए? मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुमने ऐसा सोचा। रिया माथुर अपनी हंसी नहीं रोक पाई। आर्यन को लहसुन वाले उस जार और कान की बालियों की असली कीमत का अंदाजा नहीं था, पर उसे इतना यकीन था कि जो चीजें उसने खरीदी हैं, वे महंगी तो बिल्कुल नहीं है। अभी भी समय बचा था और रिया माथुर का मन बाजार घूमने से भरा नहीं था, इसलिए वे अलग अलग ठेलों और दुकानों पर घूमते रहे। थोड़ी देर बाद आर्यन को बालियों की तरह ही एक प्राचीन दिखने वाला जेड हरे पत्थर का कंगन मिला। उसे ये तो समझ नहीं आता था कि पत्थर की गुणवत्ता कैसी है, पर वह पत्थर की बारीक बनावट को देख सकता था। उसने सीधे मोलभाव किया और 3,000 रुपये में उसे खरीद लिया। रिया माथुर ने भी कुछ और जेवर चुने, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस हरे पत्थर से कुछ खास लगाव है। शाम के 5 बजते बजते जब वे वापस लौटे तो उनके पास 3 बड़े थैले थे जो पत्थर के अलग अलग सामानों से भरे हुए थे। जाहिर है, इनमें से ज्यादातर चीजें रिया माथुर ने खरीदी थी और आर्यन ने सिर्फ कुछ ही चीजें ली थी। हालांकि आर्यन ने वे चीजें अपनी दिव्य दृष्टि से जांचने के बाद ही खरीदी थी, क्योंकि उसे उनमें प्राचीन समय की ऊर्जा महसूस हो रही थी। जब वे होटल से निकले थे तो अपने साथ 1 लाख रुपये नकद लाए थे। गाड़ी में वापस आकर जब उन्होंने हिसाब लगाया तो पता चला कि वे करीब 90,000 रुपये खर्च कर चुके थे। हिसाब पूरा करने के बाद आर्यन रिया की तरफ मुड़ा और बोला, मैम, एक बात साफ कर दूं। इस थैले में जो सामान है वो मैंने अपने लिए खरीदा है, तो इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। पैसों का जो भी हिसाब है हम उसे बराबर कर लेंगे ताकि सब कुछ साफ रहे। क्या तुमने ये मेरे लिए नहीं खरीदे? रिया ये सुनकर हैरान रह गई। पूरी दोपहर आर्यन ने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे और करीब 30-40 हजार का सामान लिया था, जिसे रिया अपने लिए समझ रही थी। पर अब आर्यन कह रहा था कि यह उसका अपना है। ये कंजूस आदमी सड़क किनारे के ठेलों पर 30-40 हजार रुपये खर्च करने की हिम्मत कर गया। मेरी एक दोस्त है जो पुरानी चीजें जमा करती है, दिल्ली वापस जाकर मैं उसे ये बेचने के लिए दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा मुनाफा हो जाएगा। मैं खुद ये चीजें जमा नहीं करता। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई इन्हें बेचने वाले हो? रिया के पास कहने को शब्द नहीं बचे थे। उसे ताज्जुब हो रहा था कि आर्यन ऐसा सोच भी कैसे सकता है। क्या उसे डर नहीं था कि उसके ये पैसे डूब जाएंगे? हाँ, और वो जो बालियां ली थी और जो पत्थर का खिलौना लिया था, उन्हें लेकर मेरा मन कहता है कि वे कीमती हैं। आर्यन के थैले में वही सामान था जिनमें प्राचीन ऊर्जा थी, जबकि रिया के ढेरों सामानों में से सिर्फ एक कान की बाली और बाद में खरीदा गया एक पत्थर का खिलौना ही उस ऊर्जा से मेल खा रहा था। आर्यन ने कोशिश भी की थी कि वह रिया को सही चीजें दिलवाए, पर रिया को आर्यन की पसंद के डिजाइन अच्छे नहीं लग रहे थे। अंत में आर्यन ने उन्हें उनकी मर्जी करने दी, आखिर उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। अगर वह अपने दादाजी के लिए 1 लाख खर्च भी कर देती तो वे खुशी खुशी उन्हें करोड़ों लौटा देते। वक्त हो गया है, चलो अब नीलू रेस्टोरेंट चलते हैं, रिया ने कहा। शायद तुम मेरे साथ अंदर खाना नहीं खा पाओगे, तो तुम कहीं बाहर अपने लिए खाने का इंतजाम कर लो, उसका खर्चा मैं दे दूंगी। जी मैम, शुक्रिया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नीलू इटालियन रेस्टोरेंट पुडोंग इलाके के मशहूर ग्रैंड होटल की 56वीं मंजिल पर था। आर्यन और रिया पहले कभी वहां नहीं गए थे, पर वे इस इमारत के पास से गुजरे थे, इसलिए उन्हें रास्ता आसानी से मिल गया। शाम के 6:17 बजे वे पार्किंग में पहुंच गए। उनका मिलना 6:30 बजे तय था, तो रिया समय से 13 मिनट पहले पहुंच गई थी।
आर्यन ने कार लॉक की और रिया को लिफ्ट तक छोड़कर आया। उसने देखा कि वह 56वीं मंजिल पर रेस्टोरेंट के अंदर चली गई है। जहां तक आर्यन का सवाल था, वह वापस नीचे आ गया। उसे विदेशी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि पास के किसी ढाबे या फास्ट फूड की दुकान पर जल्दी से खाना खा लेगा। लिफ्ट से उतरते ही आर्यन ने रिया के दिए हुए फोन से उसे एक मैसेज भेजा, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कीजिएगा। रिया ने जवाब में ठीक है के साथ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा भेजा। आर्यन पार्किंग में वापस आया और कार में बैठ गया, पर वह तुरंत वहां से नहीं गया। उसने अपनी दोस्त ईशानी माइल्स ओब्रायन को फोन लगाया। 2 घंटियों के बाद फोन उठ गया और ईशानी ने पूछा, आर्यन कैसा चल रहा है सब? दिल्ली कब वापस आ रहे हो? 3 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना था। आर्यन ने रिया से जिस दोस्त का जिक्र किया था, वह असल में ईशानी ही थी, क्योंकि वह गहनों की परख करना जानती थी, तो उसे असली और नकली पत्थर का फर्क जरूर पता होगा। ईशानी ने कहा, क्या बात है? बताओ। बात यह है कि मैंने कुछ प्राचीन पत्थर के टुकड़े और जेवर खरीदे हैं। क्या तुम इन्हें बेचने के लिए कोई ग्राहक ढूंढ सकती हो? प्राचीन पत्थर, क्या तुम्हें यकीन है कि वे असली हैं? ईशानी ने शक जताते हुए पूछा। बिल्कुल असली हैं। मैंने इन्हें मुंबई के पुराने बाजार से ढूंढ निकाला है। तुम बाद में देख लेना कि इनकी कीमत कितनी है। तुम्हें बता दूं, इन चीजों के लिए मैंने करीब 30-40 हजार रुपए खर्च किए हैं। सिर्फ 30-40 हजार? आर्यन की बात सुनकर ईशानी निशब्द रह गई और फीका सा हंसी। क्या तुम्हें पता भी है कि असली प्राचीन पत्थर की कीमत कितनी होती है? एक छोटा टुकड़ा भी 30-40 हजार में नहीं मिलता, और तुम दर्जनों चीजों की बात कर रहे हो। खैर, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो। बाकी लोग अलग हैं, मैं अलग हूँ। बस तुम इन्हें बेचने में मेरी मदद करना। जब मैं वापस आऊंगा तो क्या हम दिल्ली में मिल सकते हैं? ईशानी के बारे में सोचते ही आर्यन का मन मचलने लगा। दिल्ली में मिलने का उसका सुझाव असल में एक न्योता था। मुझे दिल्ली आने में थोड़ा वक्त लग सकता है, ईशानी ने धीरे से कहा। ओह, यह सुनकर आर्यन का मन थोड़ा उदास हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता पर जैसे ठंडा पानी पड़ गया हो। मुझे अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। मेरी छोटी बहन अभी हाल ही में दक्षिण में सेना में भर्ती हुई है, तो उनका मन थोड़ा उदास है। जब मैं थोड़ा खाली हो जाऊंगी तब आऊंगी, ईशानी ने अपनी बात साफ की। हाँ ठीक है, आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस धीरे से अपना सिर हिलाया। आखिर उनके बीच जो हुआ था वह महज एक रात की बात थी। हालांकि ईशानी का अतीत साफ था, फिर भी वह एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला था। अब शायद उसे इस बात का थोड़ा पछतावा हो रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह आर्यन से नहीं मिलना चाहती थी, शायद वह बस थोड़ा डरी हुई थी। थोड़ी खामोशी के बाद ईशानी ने खुद ही कहा, उन पत्थर की चीजों के बारे में अगर कोई जल्दी नहीं है तो मेरे आने का इंतजार करो। और अगर तुम्हें बेचने की बहुत जल्दी है तो दिल्ली पहुंचकर मुझे फोन करना। मैं वहां एक अंकल को जानती हूँ जो इन चीजों के बड़े जानकार हैं, वे तुम्हारी मदद कर पाएंगे। हाँ, कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे आने का ही इंतजार करूंगा। जब तक तुम नहीं आओगी, मैं इन्हें नहीं बेचूंगा। आर्यन ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। ठीक है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी, ईशानी भी हंसने लगी। कुछ और बातें करने के बाद दोनों ने फोन रख दिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर झटका। उसे लगा कि ऐसी मुलाकातें सच में कितनी अनिश्चित होती हैं। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में रिया माथुर और निशांत नासिक की मुलाकात हो चुकी थी। निशांत रिया से भी पहले पहुंच गया था और उसके अंदर आते ही अपनी सीट पर बैठा हुआ था। रिया जी, मैंने यहाँ रेस्टोरेंट में अपनी कुछ शराब रखी हुई है। इनके पास 82 लाफाइट और इटली की मशहूर बारोलो है। आप क्या लेना चाहेंगी? इस वक्त निशांत अपनी गहरे नीले रंग की सूट में बहुत ही शानदार लग रहा था। उसकी पूरी शख्सियत से अमीरी और सलीका झलक रहा था। क्या मैं कुछ न पीने का चुनाव कर सकती हूँ? रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको क्या लगता है? निशांत ने पलटकर मुस्कुराहट के साथ पूछा। ठीक है फिर, बारोलो की मंगवाते हैं। मुझे उसका स्वाद पसंद है। निशांत ने चुटकी बजाए और वेटर से कहा, वेटर, मेरी वो बारोलो की बोतल ले आओ। मिस्टर मल्होत्रा, अगर हमारे फैंडू ग्रुप के प्रस्ताव में कोई कमी हो तो कृपया मुझे बताइएगा। लाल वाइन का गिलास भरते हुए रिया माथुर ने पहल की। वह अच्छी तरह जानती थी कि सब कुछ मिस्टर मल्होत्रा टाइलन ऐश पर निर्भर है। अगर वह उन्हें मना लेती है तो उसकी सफलता पक्की थी। ये बिल्कुल सटीक है। मल्होत्रा ने अपना गिलास उठाया और कहा, मैंने आपको आज यहाँ पहले से बधाई देने के लिए बुलाया है। एक शानदार साझेदारी के नाम, चीयर्स। एक शानदार साझेदारी के नाम। रिया माथुर के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उसने मल्होत्रा के गिलास से अपना गिलास टकराया और एक ही बार में उसे खाली कर दिया। बारोलो वाइन का स्वाद बहुत शुद्ध था। रिया समझ गई कि मल्होत्रा ने सबसे बेहतरीन वाइन परोसी है। मल्होत्रा ने रिया के खाली गिलास को देखते हुए एक कुटिल मुस्कान दी। उसकी नजरें रिया के चेहरे और शरीर पर टिकी थीं। उसके लिए रिया माथुर आज रात का शिकार थी जो खुद चलकर जाल में आई थी। वह एक विकृत मानसिकता का इंसान था जिसे अमीर और ऊंचे रुतबे वाली महिलाओं को अपने बस में करने में अलग ही आनंद आता था। उसे पता था कि रिया जैसी स्वाभिमानी महिलाएं बदनामी के डर से कभी पुलिस के पास नहीं जाएंगी और चुपचाप सब कुछ सह लेंगी। यहाँ का स्टेक कबाब चखिए, बहुत उम्दा है, मल्होत्रा ने रिया के गिलास में थोड़ी और वाइन डालते हुए कहा। जी शुक्रिया मिस्टर मल्होत्रा, रिया ने शिष्टता से जवाब दिया। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ रही थी कि कल अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही उसकी कंपनी की साख जम जाएगी। धीमे संगीत के बीच दोनों रिजॉर्ट की विकास योजनाओं पर चर्चा करने लगे। देखते ही देखते रिया 4 गिलास वाइन पी चुकी थी। उसे अपनी क्षमता पर भरोसा था, एक बोतल वाइन उसे बेहोश नहीं कर सकती थी। वह इतनी खुश थी कि उसने सोचा था कि यहाँ से फ्री होने के बाद वह आर्यन के साथ भी बैठकर जश्न मनाएगी। लेकिन करीब आधे घंटे बाद रिया को अचानक गर्मी महसूस होने लगी। उसे अंदर से बेचैनी होने लगी और सिर भारी होने लगा। उसने अपने चेहरे को छुआ तो वह बुखार की तरह तप रहा था।
खून में एक अजीब सी हलचल मच रही थी जो उसे असहज कर रही थी। आपका चेहरा काफी लाल हो गया है, क्या आप ठीक है? मल्होत्रा ने एक सज्जन की तरह चिंता जताते हुए पूछा। थोड़ा सा, आप जारी रखिए मिस्टर मल्होत्रा। चूंकि वह मेहमान थी, वह खुद जाने की बात नहीं कह पा रही थी। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए गुनगुना पानी लाता हूँ। मल्होत्रा उठा और बार काउंटर पर जाकर वेटर से बात की। जैसे ही वेटर ने पानी का गिलास दिया, मल्होत्रा ने उंगलियों में छिपाकर रखा पाउडर उसमें घोल दिया। उसने नशीली दवा की खुराक दोगुनी कर दी थी, कुछ वाइन में और अब कुछ पानी में। यह उसका पुराना तरीका था। पानी पी लीजिए, काफी समय हो गया है। इसके बाद मैं आपको घर छोड़ दूंगा, मल्होत्रा ने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। रिया को वाकई प्यास लगी थी, उसने एक ही घूंट में पूरा पानी पी लिया। ठीक है, अब चलते हैं। वह खड़े होने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही वह खड़ी हुई, उसे चक्कर आ गया और वह गिरते गिरते बची। उसके दिमाग के एक कोने में होश बाकी था, वह सोच रही थी कि आज इतनी कम शराब में उसे इतना चक्कर क्यों आ रहा है। क्या आप ठीक हैं? लाइए मैं मदद करता हूँ, मल्होत्रा ने फुर्ती से रिया का हाथ थाम लिया। वह अभी भी एक सज्जन का नाटक कर रहा था। नहीं, शुक्रिया, रिया ने उसका सहारा लेने से मना कर दिया और खुद चलने की कोशिश की। पर कुछ ही कदम बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया गोल घूम रही है। उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। मैम, आपको क्या हुआ? मल्होत्रा ने उसे सहारा दिया और बाहर की ओर ले जाने लगा। रिया को अब अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसकी चेतना धीरे धीरे खत्म हो रही थी। मल्होत्रा ऊपर से चिंता दिखा रहा था, पर अंदर से वह बेहद खुश था। उसे पता था कि उसकी दी हुई दवा का असर किसी को भी ढेर कर सकता है। वह रिया को लेकर लिफ्ट में पहुंचा। वहां उसने कोई हरकत नहीं की क्योंकि लिफ्ट में कैमरे लगे थे। लिफ्ट नीचे पहुंची, वह रिया को सहारा देकर इमारत से बाहर लाया। ठंडी हवा के झोंके भी रिया को होश में नहीं ला सके। वह पूरी तरह मल्होत्रा की बाहों में ढह गई थी और नशे में कुछ बड़बड़ा रही थी, पर उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। उधर पार्किंग में आर्यन कहीं खाना खाने नहीं गया था। वह सोच रहा था कि रिया मैम बाहर आएंगी तो उनके साथ कहीं बाहर सड़क किनारे बैठकर मजे से चाय नाश्ता करेगा। वह अपनी गाड़ी में बैठा उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने एक और सिगरेट जलाई, उसकी नजर होटल की सीढ़ियों पर पड़ी। वहां से दो परिचित आकृतियां नीचे उतर रही थी। उसने सुबह ही मल्होत्रा को देखा था और अपनी दिव्य दृष्टि से उसे कई बार परखा भी था। और रिया माथुर के कपड़ों और जूतों तक की उसे पहचान थी। आर्यन ने देखा कि मल्होत्रा रिया को लगभग घसीटते हुए ला रहा है और रिया की हालत बहुत खराब दिख रही थी। कमीना कहीं का, यह देखते ही आर्यन का खून खौल उठा। उसे तुरंत समझ आ गया कि मल्होत्रा के इरादे नेक नहीं थे और उसने मैम को नशे में धुत कर दिया है या कुछ खिला दिया है। मुंह में सिगरेट दबाए हुए आर्यन किसी गोली की रफ्तार से गाड़ी से बाहर निकला। निखिल कपूर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दवा के असर में रिया माथुर का शरीर आग की तरह तप रहा था और उनके बदन से एक मदहोश कर देने वाली खुशबू आ रही थी। निखिल ने अपनी गाड़ी की चाबियां निकाली और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाने की तैयारी करने लगा। वह घटिया आदमी एक नंबर का अयाश था। उसके उस फ्लैट में हर तरफ छिपकर वीडियो बनाने वाले कैमरे और न जाने क्या क्या सामान रखा था। उसने रिया को एक हाथ से सहारा दिया और गाड़ी का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी पार्किंग के अंधेरे कोने से एक साया बिजली की फुर्ती से झपटा। इससे पहले कि निखिल कुछ समझ पाता, मिट्टी के घड़े जैसा भारी घूसा उसके बाएं गाल पर पड़ा। आर्यन ने जरा भी रहम नहीं दिखाया और न ही एक शब्द बोला। ऐसे दरिंदों के साथ बातचीत नहीं, सीधा हिसाब होता है। धान्य की आवाज के साथ निखिल हवा में लहराता हुआ दूर जा गिरा। घूसे की चोट इतनी जोरदार थी कि उसकी नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई और खून का फव्वारा फूट पड़ा। वह जमीन पर गिरा तड़पने लगा। रिया बेसुध होकर जमीन पर ढह गई और मुंह में कुछ बुदबुदाने लगी। आर्यन उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। उसने झपटकर जमीन पर पड़े निखिल की पिंडली पर एक जोरदार लात मारी। चटाक, लात पड़ते ही निखिल की हड्डी टूटकर बाहर को मुड़ गई। वह दर्द के मारे चीख उठा और फिर बेहोश हो गया। बदमाश कहीं का, आर्यन चिल्लाया और उसकी दूसरी टांग पर भी वैसे ही प्रहार किया। कड़क आह। बेहोश निखिल उस असहनीय दर्द से दोबारा होश में आ गया। उसकी चीखें पूरी पार्किंग में गूंज उठी। मर जा कमीने, मैं पक्का कर दूंगा कि तू कभी किसी और की जिंदगी बर्बाद न कर सके। आर्यन गुस्से से पागल था। रिया उसके लिए किसी देवी जैसी थी, नेक और सच्ची। उसने उनकी हिफाजत की कसम खाई थी। दूसरा कारण यह था कि यह लड़का निखिल कपूर था और आर्यन को मुंबई के कपूर परिवार पाकक रूप से पुरानी चिढ़ थी। इन दोनों वजहों ने उसके गुस्से की आग में घी का काम किया। दो लातें मारने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तो उसने तीसरी लात सीधे निखिल के गुप्तांगों पर दे मारी। तड़ाक। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने देखा कि उसके पैर के नीचे सब कुछ कुचल गया था। उसने जानबूझकर प्राण घातक अंगों को बचाया ताकि वह दरिंदा मर न जाए, क्योंकि वह उसे तड़पते हुए देखना चाहता था। निखिल एक बार फिर दर्द से बेसुध हो गया। अब तक पार्किंग में मौजूद लोगों और सुरक्षा गार्डों की नजर उन पर पड़ चुकी थी और वे उनकी तरफ दौड़ रहे थे। आर्यन ने तुरंत रिया को उठाया और गाड़ी में बिठाया। उसने तेजी से गाड़ी पीछे ली और फिर एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। टायरों की रगड़ से धुआं उठा और गाड़ी एक बेहतरीन पैतरा ड्रिफ्ट मारते हुए वहां से ओझल हो गई। गाड़ी चलाते हुए आर्यन ने खुद को शांत किया। निखिल कपूर को अपाहिज बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। कपूर खानदान और मुंबई पुलिस बहुत जल्द हरकत में आने वाली थी। पुलिस उस तक पहुंचे उससे पहले उसे रिया को सुरक्षित करना था। मुंबई में मैं किस पर भरोसा कर सकता हूं? उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपनी सचिव, ऑफिस के साथियों और यहां तक कि आकाश प्रताप और नीतू का नाम भी काट दिया। आखिर में उसे सिर्फ एक नाम याद आया, नीतू एंसली मकैन, वह एयर होस्टेस जिससे वह विमान में मिला था। वह लड़की वफादार थी और रिया की देखभाल करना कोई बड़ा काम नहीं था, वह मदद जरूर करती।
आर्यन ने गाड़ी चलाते हुए तुरंत नीतू का नंबर मिलाया, पर बदकिस्मती से उसका फोन बंद था। धत्तेरे की, आर्यन ने गाली दी। नीतू शायद इस वक्त उड़ान पर होगी, इसलिए फोन बंद था। वह मुंबई में नहीं थी। अब मुंबई में उसका कोई नहीं था। खैर, पुलिस इतनी जल्दी मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। पहले किसी होटल में चलकर रिया मैम को संभालता हूँ, आर्यन ने सावधानी से सोचा। उसने करीब 6-7 मिनट गाड़ी चलाने के बाद एक होटल की पार्किंग में गाड़ी लगाई। उतरते ही उसने सबसे पहले गाड़ी की आगे और पीछे की नंबर प्लेट उखाड़ दी और उन्हें डिक्की में डाल दिया। फिर वह सड़क पार करके सामने वाले होटल में गया और एक कमरा बुक किया। वह दिखने में भले ही बेपरवाह लगता था, पर दिमाग से बहुत शातिर था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि अगर पुलिस उसकी गाड़ी ढूंढ भी ले तो वे उसी पार्किंग वाले होटल में उसे ढूंढेंगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वह ठीक सामने वाली सड़क के दूसरे होटल में छिपा है। यह उसे थोड़ा समय दे देता। जब वह रिया को गोद में उठाकर होटल के अंदर ले गया तो काउंटर पर बैठी कर्मचारी ने उसे अजीब नजरों से देखा, पर कुछ पूछा नहीं। मुंबई की रातों में यह आम बात थी कि लोग पीकर होटलों में कमरे लेते थे। गर्मी, बहुत गर्मी है। कमरे में ले जाते वक्त आर्यन ने रिया की धीमी आवाज सुनी। वह गर्मी की शिकायत कर रही थी और बेसुध हालत में अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। यह उस घटिया दवा का असर था जो निखिल ने उन्हें दी थी। मैम, पानी पीजिए, थोड़ा पानी। उन्हें बिस्तर पर लेटाने के बाद आर्यन ने तुरंत होटल में रखी मिनरल वाटर की 2 बोतलें उठाई और जबरदस्ती उनके मुंह में पानी डालने लगा। उसे पता था कि ऐसी स्थिति में जितना ज्यादा पानी पिएंगे, दवा का असर उतना ही कम होगा। गर्मी, आधा बोतल पानी पीने के बाद भी वह तड़प रही थी। उन्होंने अनजाने में अपने ऊपर के बटन खोल दिए थे और अपनी बेल्ट भी ढीली कर ली थी। भाड़ में जाए, पहले भी तो देख ही चुका हूँ। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उनके कपड़े उतारने में मदद की ताकि उन्हें ठंडक मिल सके। हालांकि उसने उनकी मर्यादा का पूरा ध्यान रखा। आर्यन, बकवास बंद करो, तुम बहुत बुरे हो। रिया के मुंह से सपने जैसी आवाज निकली, जैसे वह उसे प्यार से डांट रही हो। उनका चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। तेरी तो, आर्यन सकपका गया। उसे लगा वह जाग गई है, पर ऐसा नहीं था। वह बस बेसुध हालत में बड़बड़ा रही थी। शायद उनके अवचेतन मन में आर्यन की बातें ही घूम रही थी। अब मैं क्या करूं? पानी से भी असर कम नहीं हो रहा, और इस लड़की को तो बहुत भारी मात्रा में नशीली दवा दी गई है। आर्यन ने देखा कि पसीने की वजह से उनके अंतःवस्त्र इनरवियर भी भीग चुके थे। क्या अब मुझे उन पुरानी फिल्मों की तरह कुछ करना होगा, जहां जहर उतारने के लिए किसी पुरुष की जरूरत पड़ती है? आर्यन की पलकें तेजी से झपकने लगी। साफ था कि इस वक्त रिया माथुर का शरीर उनके नियंत्रण में नहीं था और कोई अनहोनी भी हो सकती थी। अगर उस दवा का असर बहुत तेज था तो उसे शरीर से बाहर निकाले बिना उनकी जान को खतरा हो सकता था। आर्यन ने रिया को देखा, वे इस वक्त बेहद उत्तेजित और बेबस लग रही थी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आर्यन झटके से मुड़ा और बाथरूम की तरफ भागा। उसने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। वह एक बुरा आदमी हो सकता था, लेकिन उसके कुछ अपने उसूल थे। रिया ने हमेशा उसका सम्मान किया था और उसकी परवाह की थी। एक मर्द होने के नाते यह उसकी जिम्मेदारी थी कि वह उनकी रक्षा करे, न कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाए। चेहरा सुखाकर और खुद को शांत कर आर्यन ने जयंत हरदे का नंबर मिलाया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं? फोन उठते ही जयंत की आवाज आई। एक इमरजेंसी है, आर्यन ने बिना समय गंवाए कहा। रिया मैम को किसी ने नशीली दवा दे दी है। उनका शरीर आग की तरह तप रहा है और उन्हें होश नहीं है। मुझे लगता है कि यह कोई उत्तेजक दवा, एफ्रोडिजियक है। क्या? जयंत दूसरी तरफ जैसे उछल पड़ा। तुम कैसे बॉडीगार्ड हो जो अपनी मालकिन को दवा दिए जाने से नहीं रोक पाए? मैं तुमसे सलाह मांग रहा हूं, क्या कोई रास्ता है? आर्यन चिल्लाया। है, घबराओ मत। तुम लोग अभी कहां हो? जयंत ने तुरंत अपना लहजा बदला। होटल में है, मैम ने बेसुध होकर अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए हैं। आर्यन बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा था और देख रहा था कि रिया अपनी सुध बुध खो चुकी है। पानी, उन्हें जितना हो सके पानी पिलाओ, कम से कम 3 बोतल। और क्या तुम्हारे पास वो चांदी की सुइयां हैं जो मैंने तुम्हें दी थी? हाँ है। ठीक है, अब सुनो। ऐसी दवाएं एड्रेनालिन को बहुत बढ़ा देती हैं, जिससे उत्तेजना और संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सुई निकालो और सबसे पहले उनके हुए इन बिंदु एक्यूपॉइंट पर। जयंत रुक गया। नहीं, वो जगह ठीक नहीं होगी। वो कहाँ है? आर्यन ने पूछा। छोड़ो, तुम उनके यांगुआन, याओयू और रीढ़ के खास बिंदु स्पाइनल एक्यूपॉइंट को ढूंढो। 3 सुइयां लगानी होंगी। मुझे क्या पता ये बिंदु कहाँ है? मुझे कुछ और रास्ता बताओ। आर्यन घबरा गया। अगर सुई गलत जगह लग गई तो रिया की जान भी जा सकती थी। अरे यार, यही सबसे तेज तरीका है। क्या कमरे में कंप्यूटर है? तुरंत क्यू पर आओ, मैं तुम्हें उन तीनों बिंदुओं की तस्वीर भेजता हूँ, जयंत ने उसे निर्देश दिया। आर्यन ने फोन चालू रखा और कमरे के कंप्यूटर पर अपनी पुरानी आईडी लॉग इन की। उसने जयंत डेविड हरदे को दोस्त बनाया और वीडियो कॉल शुरू की। जयंत इस वक्त सिर्फ अंडरवियर में था और उसने तुरंत मानव शरीर का एक नक्शा भेजा जिसमें 3 बिंदुओं पर लाल घेरे बने थे। आर्यन, ये देखो, ये रीढ़ वाला बिंदु है, इसे ढूंढना आसान है। नक्शे के हिसाब से इसे ढूंढो और सुई लगाओ। मुझे डर लग रहा है, अगर जगह गलत हो गई तो। आर्यन के हाथ कांप रहे थे। तुमने उस दिन विमान में उस बच्ची का इलाज कैसे किया था? अब क्यों डर रहे हो? जयंत चिल्लाया। आर्यन के पास कोई जवाब नहीं था। मैं कोशिश करता हूँ, तुम लाइन पर रहना। आर्यन दौड़कर बिस्तर के पास गया, रिया को पेट के बल लेटाया और अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर उन बिंदुओं को खोजने लगा। अरे, यहाँ सच में एक खाली जगह है। आर्यन ने देखा कि जहाँ जयंत ने बताया था, वहाँ शरीर की बनावट में एक सूक्ष्म छेद जैसा था। मिल गया। अब क्या करूं? छोटी सुई लो और उसे धीरे से 5 सेंटीमीटर अंदर जाने दो, जयंत ने याद दिलाया। आर्यन ने अपनी दिव्य दृष्टि और एकाग्रता के साथ सुई को रीढ़ के उस बिंदु में धंसा दिया।
हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने पहली बार में ही सही सुई लगा दी। शानदार। अब अगला बिंदु। जयंत ने कंप्यूटर के सामने अपनी पीठ घुमाकर दूसरे बिंदु की जगह दिखाई। आर्यन फिर बिस्तर पर पहुंचा। मर्यादा का ख्याल छोड़ वह रिया के पास बैठा और उनकी त्वचा पर उस दूसरे बिंदु को ढूंढकर सुई लगा दी। दूसरा भी लग गया। अब तीसरा यांगुआन बिंदु। रीढ़ वाले बिंदु से करीब 1 उंगली ऊपर, जयंत ने समझाया। आर्यन ने फुर्ती से तीसरा बिंदु ढूंढकर तीसरी सुई भी लगा दी। सुनो आर्यन, जैसे ही यह सुई लगेगी उन्हें पेशाब आएगा। छर्रा छर्रा। जयंत की बात पूरी होने से पहले ही रिया का पेशाब निकल गया और बिस्तर की चादर पूरी तरह भीग गई। धत्तेरे की, पहले नहीं बता सकते थे? आर्यन ने चिढ़कर अपनी आंखें घुमाई। क्या पेशाब आया? अगर आया तो समझो इलाज सफल रहा। जहर शरीर से बाहर निकल रहा है, जयंत ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हाँ, आ गया। आर्यन पसीने से लथपथ होकर कंप्यूटर के सामने बैठ गया। चलो, अब सब ठीक है। सुइयां अभी रहने दो, शरीर से सारा जहर पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। वे अभी सो जाएंगी और कल सुबह ही जागेंगी। 10 मिनट बाद सुइयां निकाल देना और 3 घंटे बाद फिर से यही करना। और हाँ, उन्हें बहुत सारा पानी पिलाना क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और जिस किसी ने भी उन्हें ये दवा दी है, उसके खानदान को मेरा प्रणाम कहना। जयंत ने गुस्से में कहा। जयंत हृदय का फोन कट गया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने आर्यन को रिया माथुर का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहा और वादा किया कि वे कुछ ही दिनों में दिल्ली आएंगे। फोन रखने के बाद आर्यन की दिलचस्पी जयंत द्वारा भेजे गए उन एक्यूपंक्चर सुई चिकित्सा के चित्रों में बढ़ गई। ये सुई वाली तकनीक वाकई किसी रहस्यमयी विद्या से कम नहीं थी। मात्र 3 सुइयों के कमाल से रिया माथुर ने न केवल खुद को गीला कर दिया था, बल्कि वे अब गहरी नींद में सो रही थी। अब वे कोई तमाशा नहीं कर रही थी। आर्यन को हमेशा से पता था कि आयुर्वेद और प्राचीन चिकित्सा पद्धति बहुत गहरी है, पर वह इतनी चमत्कारी हो सकती है, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अरे, ये गर्भधारिणी कंसेप्शन वेसल बिंदु है। चित्रों को देखते हुए अचानक उसकी नजर एक खास बिंदु पर पड़ी और उसकी जगह वाकई थोड़ी वैसी ही थी। अब उसे समझ आया कि जयंत हृदय ने बात अधूरी क्यों छोड़ दी थी। जब भी भविष्य में समय मिलेगा, मैं ये सुई वाला काम जरूर सीखूंगा, आर्यन ने मन ही मन तय कर लिया। उसे लगा कि अगर वह इसमें माहिर हो गया तो यह उसके हाथ में एक बड़ा हुनर होगा, और जो समझ ना आए वह जयंत से पूछ ही सकता था। ... इधर आर्यन होटल में रिया की देखभाल कर रहा था, उधर मुंबई के 411 अस्पताल के आपातकालीन कक्ष इमरजेंसी रूम के बाहर भारी भीड़ जमा थी। वहां पुलिस और सेना के जवान तैनात थे। बाहर एक रईस महिला सिस्क सिस्क कर रो रही थी और कुछ अन्य महिलाएं उसे दिलासा दे रही थी। वहां आर्यन दोस्त वाला भी मौजूद था, पर इस वक्त उसके हाथ पांव फूल रहे थे। उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी और उसका बड़ा भाई इतनी बुरी तरह पिटेगा। डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी मर्दानगी पूरी तरह खत्म हो गई है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह रिया माथुर के ड्राइवर का काम है, पर वह ड्राइवर इतना बेरहम होगा, यह उसने नहीं सोचा था। पूरा कपूर खानदान नैश फैमिली हिल गया था। हालांकि खानदान के मुखिया अभी नहीं आए थे, पर कुलदीप कपूर केविन नैश वहां पहुंच चुके थे। कुलदीप कपूर आकाश के पिता और रॉयल हेरिटेज ग्रुप के मौजूदा चेयरमैन थे। वे कपूर खानदान की दूसरी पीढ़ी के मुखिया थे और व्यापार, राजनीति और सेना तीनों क्षेत्रों में उनकी गहरी पैठ थी। भाई साहब, आप फिक्र न करें, हम उसे ढूंढ रहे हैं, कुलदीप के साले संजय ने कहा, जो सेना में कर्नल थे। हालांकि वे आज वर्दी में नहीं थे, पर उनके ड्राइवर और अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर सब मुस्तैद थे। हाँ चेयरमैन कपूर, आप चिंता न करें। नगर निगम और सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। अभी सचिव महोदय का फोन आया था, पुलिस की वर्दी में खड़े एक उच्च अधिकारी ने कहा। शुक्रिया, बस कानून के हिसाब से काम कीजिए, किसी खास रियायत की जरूरत नहीं है। और यहाँ से भीड़ कम कर दीजिए, मैं नहीं चाहता कि यह खबर और ज्यादा फैले, कुलदीप कपूर ने बड़ी चतुराई से कहा। वे जानते थे कि अगर यह बात मीडिया में गई तो उनकी कंपनी की साख और उनके बेटे की बदनामी होगी। पुलिस अधिकारी ने उनकी समझदारी की तारीफ की और वहां से चले गए। कुलदीप ने अपने साले संजय को भी वहां से भेज दिया। जैसे ही सब गए, कुलदीप की लाठी जमीन पर जोर से टकराए। उन्हें चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। मुझे वह जिंदा नहीं चाहिए, कुलदीप ने दांत पीसते हुए फुसफुसाकर कहा। जी। पास खड़े एक बुजुर्ग ने सिर झुकाया और नीचे की ओर चल दिया। उसे पता था कि अब क्या करना है। ... होटल के कमरे में आर्यन ने रिया माथुर को जबरदस्ती 4 बोतल पानी पिला दिया था। पूरे कमरे से अजीब सी महक आ रही थी। आर्यन बहुत व्यस्त था, उसे पानी पिलाने के साथ साथ फर्श भी साफ करना पड़ रहा था और रिया के शरीर को भी पोंछना पड़ रहा था। उसने पहले ही एक दूसरा कमरा बुक कर लिया था, क्योंकि यह कमरा अब रहने लायक नहीं बचा था। वह नहीं चाहता था कि होश आने पर रिया को पता चले कि आज रात क्या क्या हुआ था। ये लोग आ गए इतनी जल्दी। जब वह फर्श पोंछकर खिड़की के पास सिगरेट पीने खड़ा हुआ तो उसने देखा कि नीचे सड़क पर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और अफसरों ने उसकी ऑडी A6 को घेर लिया था। आर्यन ने एक गहरी सांस ली। पुलिस का गाड़ी तक पहुंचना स्वाभाविक था, क्योंकि वह किराए की गाड़ी थी और उसमें जीपीएस लगा था। उसने पर्दा गिराया और एक पल के लिए रिया की ओर देखा। उसकी नजरों में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी, क्योंकि उसे पता था कि जल्द ही पुलिस उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। वह भागना नहीं चाहता था, क्योंकि भागने का मतलब था भगोड़ा घोषित होना। उसे तो ये देखने की उत्सुकता थी कि जब कपूर खानदान को उसकी असली पहचान पता चलेगी तो कुलदीप कपूर के चेहरे के भाव क्या होंगे। आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। वक्त हो गया है। अगर उन्होंने मुझे नहीं ढूंढा तो मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा। आर्यन बिस्तर के पास गया, धीरे से 3 सुइयां निकाली और रिया के कपड़े, बैग और पैसों वाला सूटकेस इकट्ठा किया। रिया को कपड़े पहनाने के बाद उसने उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे से बाहर निकल गया।
5 मिनट बाद आर्यन नीचे पहुंचा, सड़क पार की और एक पुलिस कार के पास गया। अंदर एक ड्राइवर सिगरेट पी रहा था। आर्यन ने धीरे से शीशा खटखटाया। भाई साहब, क्या काम है? ड्राइवर ने उलझन में पूछा। आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं ना? उस गाड़ी का मालिक मैं ही हूँ। आर्यन ने पार्किंग में खड़ी ऑडी की ओर इशारा किया। अरे ओए वर्मा सर, बंदे ने खुद को सरेंडर कर दिया है। ड्राइवर ने तुरंत वायरलेस पर संदेश भेजा और बाहर आकर आर्यन के पास खड़ा हो गया। आर्यन ने अपने हाथ गाड़ी पर रख दिए। पुलिस वाले ने उसकी तलाशी ली और पीछे से हथकड़ी लगा दी। बेटा, तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गया है, ड्राइवर ने धीरे से कहा। मुझे पता है, आर्यन ने सिर हिलाया। तभी सादे कपड़ों में एक अफसर दौड़कर आया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ के रहने वाले हो? नाम आर्यन, हरियाणा से हूँ। अफसर ने एक गहरी सांस ली। बंदा वही है, इसे गाड़ी में डालो। जैसे ही आर्यन को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, अस्पताल में मौजूद कुलदीप कपूर के पास उस बुजुर्ग का फोन आया। साहब, उस आदमी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया है। उसकी पहचान हो गई है। वह हरियाणा का रहने वाला है, नाम आर्यन है। हरियाणा का आर्यन। ये सुनते ही कुलदीप कपूर की भौहें तन गईं। हरियाणा के रहने वाले आर्यन के बारे में अस्पताल में ये सुनते ही नितिन नासिक की भौहें तन गईं। क्या ये वही है? नितिन का चेहरा गंभीर हो गया। बगल में खड़े सफेद कुर्ते वाले व्यक्ति ने कुछ पल सोचा और कहा, अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि यह कोई इत्तेफाक होगा। इस आर्यन के बारे में जो कुछ भी पता है, वह सब फिर से बताओ। नितिन ने गलियारे के एक कोने में जाते हुए भारी आवाज में आदेश दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह आर्यन रॉयल हेरिटेज ग्रुप की अध्यक्ष रिया माथुर का ड्राइवर है। वह करीब 1.5 महीना पहले ही वहां आया था। पहले उसने सुरक्षाकर्मी के तौर पर काम शुरू किया और फिर न जाने कैसे अध्यक्ष का ड्राइवर बन गया। 1.5 महीना पहले। नितिन नासिक ने एक लंबी सांस ली। तो यह वही है? जी, वही होना चाहिए, वरना वह इतना बेरहम हमला नहीं करता, सफेद कुर्ते वाले आदमी ने जवाब दिया। नितिन नासिक खामोश हो गए और दूसरा व्यक्ति भी चुप रहा। फोन पर कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। करीब 3 मिनट बाद नितिन ने अचानक कहा, जाओ उससे मिलो और साथ ही मामला रफा दफा करवा दो। क्या आप उसके लिए कोई संदेश देना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने सावधानी से पूछा। उससे कहना कि इस बार मैंने उसकी मां की वजह से उसे छोड़ दिया है, लेकिन अगली बार मैंने उसे जिंदा नहीं छोड़ा तो वह अपाहिज जरूर होगा। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है, उसे अपने हाल पर छोड़ दो। नासिक परिवार के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हैं। और छोटे मालिक का क्या? उसे मैं खुद देख लूंगा, नितिन नासिक ने फोन काटते हुए कहा। उनके चेहरे की मांसपेशियों में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। वे वाकई बहुत गुस्से में थे, लेकिन उसे जाहिर नहीं कर पा रहे थे। करीब 2 महीने पहले वे खुद आर्यन से मिलने हरियाणा गए थे। वह उसकी मां के देहांत का 7वां दिन था, लेकिन एक मुलाकात के बाद ही आर्यन गायब हो गया और वे तब से उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे पहले कि वे उसे ढूंढ पाते, आर्यन खुद उनसे टकरा जाएगा। कुलद्रोही। नितिन नासिक ने जमीन पर अपनी छड़ी पटकी और नीचे की ओर चल दिए। उनकी नजरों में आर्यन एक बिगड़ा हुआ और कुलद्रोही बेटा था। आर्यन उनका ही खून था, नासिक परिवार का वंशज। लेकिन आर्यन की मां एक मामूली पृष्ठभूमि से थी। वह उस समय की एक गलती थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह महिला इसे गंभीरता से लेगी और चुपके से उनके बच्चे को जन्म देगी। वे उस बच्चे को कभी नहीं चाहते थे। उस समय वे परिवार में सत्ता के लिए लड़ रहे थे और यह बात उनके करियर के लिए कलंक साबित हो सकती थी। उस समय सबसे अच्छा समाधान यही था कि आर्यन की मां को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे मारने का मन बनाया, वह महिला कहीं गायब हो गई और बरसों तक नहीं मिली। 2 महीने पहले, उसकी मौत से ठीक पहले, उन्हें एक खत मिला। उस खत में उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई थी कि आर्यन को उसके परिवार का नाम मिले। कब्रिस्तान में पहली नजर में ही वे पहचान गए थे कि यह उन्हीं का बेटा है, क्योंकि आर्यन की शक्ल हूबहू उनके पिता से मिलती थी। एक बड़ा खानदान होने के नाते नासिक परिवार अपने वंश की वृद्धि चाहता था। तब वे अध्यक्ष नहीं थे तो कई मजबूरियां थी, पर अब वे सर्वस्वा थे और आर्यन को मुंबई लाना चाहते थे। लेकिन आर्यन बहुत जिद्दी और बागी निकला। उनकी बात बनने से पहले ही वह वहां से चला गया। जब उन्होंने उसे दोबारा ढूंढने के लिए आदमी भेजे तो वह भी अपनी मां की तरह ओझल हो गया। और अब जब दोबारा उसका नाम सुना तो पता चला कि उसने अपने ही सौतेले भाई की टांग तोड़ दी और उसका भविष्य बर्बाद कर दिया। ये लड़का बहुत बेरहम और जंगली था। उसी पल नितिन ने तय कर लिया कि अब आर्यन गिड़गिड़ाकर भी वापस आना चाहे तो उसे परिवार में जगह नहीं मिलेगी। आज उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि वह उनका सगा खून था। उधर थाने के पूछताछ कक्ष में आर्यन के हाथों में हथकड़ियां थी और उससे जुर्म की वजह पूछी जा रही थी। आर्यन ने पुलिस को यह नहीं बताया कि निशांत नासिक ने रिया माथुर को नशीली दवा देने की कोशिश की थी, क्योंकि इससे रिया का नाम उछलता और वह उसे इसमें नहीं घसीटना चाहता था। उसने बस इतना कहा कि उसे निशांत की शक्ल पसंद नहीं आई। पुलिस ने जब उसका रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि वह पहले भी 2 बार पकड़ा जा चुका है। पूछताछ चल ही रही थी कि एक महिला पुलिसकर्मी ने अंदर आकर कुछ फुसफुसाया। पूछताछ करने वाले अधिकारी खड़े हो गए और एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो करीब 60 साल के थे और सफेद कुर्ते में थे, अंदर आए। दरवाजा बंद हुआ और वह व्यक्ति आर्यन के सामने बैठ गया। हम फिर मिल रहे हैं, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने इन्हें पहले भी देखा था, 1.5 महीने पहले अपनी मां की कब्र पर, जब ये नितिन नासिक के साथ आए थे। नितिन नासिक मेरे साथ क्या करना चाहते हैं? आर्यन ने शांति से पूछा। मिस्टर नासिक ने आपके लिए कुछ शब्द कहे हैं, उस व्यक्ति ने रुककर कहा। उन्होंने कहा है कि इस बार आपकी मां के कारण उन्होंने आपको छोड़ दिया है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जीवन में आपको यह एक ही मौका मिल रहा है, अपनी सीमा में रहें। अच्छा, बस इतना ही? आर्यन ने नफरत भरी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, और अब से नासिक परिवार का आपसे कोई लेना देना नहीं है। वे अब आपके अस्तित्व को कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
माफ करना, मेरा सरनेम आर्यन है और मेरे पिता का नाम अशोक है। आर्यन ठंडे स्वर में हंसा, मेरा नासिक परिवार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ठीक है। वह व्यक्ति खड़ा हुआ और आर्यन को एक आखिरी बार देखकर बोला, याद रखना, सिर्फ इस एक बार के लिए। मैं नहीं चाहता कि हम सख्त हों, क्योंकि मिस्टर नासिक की सख्ती आपकी कल्पना से परे है। मेरा भी उनके लिए एक संदेश है। आर्यन ने कहा, कोई मुझे काबू नहीं कर सकता और उनका खानदानी नाम मुझ पर कोई असर नहीं डालता। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने आर्यन के सामने समझौते के कागज रखे। समझौते के अनुसार नासिक परिवार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन इलाज के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा देना होगा, जो पहले ही किसी ने उसकी तरफ से भर दिया था। 20 मिनट के अंदर आर्यन आजाद था। नासिक परिवार का रसूख इतना था कि पुलिस ने पलक झपकते ही केस बंद कर दिया। आर्यन हैरान था कि एक परिवार इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, पर उसके दिल का बोझ और बढ़ गया था। नासिक परिवार जितना शक्तिशाली दिख रहा था, आर्यन को उतनी ही घुटन महसूस हो रही थी। नितिन नासिक उसे जंगली भेड़िया समझ रहे थे, लेकिन आर्यन की नजर में नितिन नासिक खुद भीड़ की खाल में भेड़िया थे। जैसे ही सुबह की धूप पर्दों को चीरती हुई रिया माथुर के चेहरे पर पड़ी, उनके मुंह से एक धीमी आह निकली। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे से आंखें खोली। सामने सोफे पर बैठा आर्यन मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था, वही चेहरा जो कल रात उनके सपनों में बार बार आया था। रिया माथुर अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी और तुरंत अपने कपड़ों की ओर देखा। कपड़ों की हालत थोड़ी अस्त व्यस्त थी, लेकिन वे शरीर पर ही थे। ये कौन सी जगह है? उन्हें एहसास हुआ कि यह वो होटल नहीं है जहां वे कल रात ठहरे थे। उन्होंने अपना माथा पकड़ा और कल की बातें याद करने की कोशिश की। उन्हें बस मिस्टर मल्होत्रा के साथ डिनर करने तक का दृश्य याद आ रहा था। ये दूसरा होटल है, कल रात आपने बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने ज्यादा पी ली थी। रिया सन रह गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें याद था कि खाने के आखिर में उन्हें चक्कर आ रहा था, पर इतना नशा कि उन्हें कुछ याद ही न रहे। उन्हें डर लगने लगा। क्या कल की वाइन में कुछ था? क्या मल्होत्रा ने उन्हें नशीली दवा दी थी? वह बेवकूफ नहीं थी, बल्कि काफी समझदार थी और उनकी पीने की क्षमता भी अच्छी थी। बिना किसी गड़बड़ के वह इस तरह बेहोश नहीं हो सकती थी। उफ, उन्होंने एक लंबी सांस ली और आर्यन की ओर देखते हुए कहा, तुम अभी बाहर जाओ, मुझे कुछ देर अकेले रहना है। ठीक है, मैं नीचे दूसरे माले पर इंतजार कर रहा हूँ, वही रेस्टोरेंट है। आर्यन उठा और बाहर निकल गया। उसने और कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उन्हें कल रात की शर्मिंदगी के बारे में बताकर और परेशान नहीं करना चाहता था। जैसे ही आर्यन कमरे से बाहर निकला, रिया ने अपनी बेल्ट खोली और अपनी पैंट नीचे की। लेकिन जैसे ही पैंट आधी नीचे हुई, वह बुरी तरह कांपने लगी। उन्होंने देखा कि उनके अंतःवस्त्र अंडरवियर उल्टे पहने हुए थे। कांपते हुए उन्हें एहसास हुआ कि इसका एक ही मतलब है, किसी और ने उन्हें ये कपड़े पहनाए हैं। वह खुद को चेक करने के लिए ही कपड़े उतार रही थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने शरीर और बिस्तर की चादरों की बारीकी से जांच की, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। उन्हें इस तरह के मामलों का कोई अनुभव नहीं था। वह बाथरूम की ओर भागी और शावर खोलकर खुद को बार बार रगड़ रगड़ कर धोने लगी। नहीं, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता, यह जरूर उस मल्होत्रा का काम होगा। आखिर हुआ क्या था, मुझे उससे पूछना ही होगा। मन ही मन उन्हें यकीन था कि आर्यन ऐसी हरकत नहीं करेगा। वह गीले बदन और कांपते हाथों से बाहर आई, बैग से फोन निकाला और आर्यन को कॉल किया। आर्यन, ऊपर आओ। उनकी आवाज फटी हुई थी और उसमें रोने का भारीपन था। आर्यन, जो नीचे नाश्ता ऑर्डर कर चुका था, आवाज सुनते ही झटके से ऊपर भागा। उसके पास कमरे का कार्ड था। उसने कार्ड स्वाइप किया और सीधा अंदर घुस गया। रिया ने खुद को कंबल में लपेट रखा था और वह थर थर कांप रही थी। उनके बाल गीले थे और फर्श पर पानी के निशान थे। मैम, क्या हुआ आपको? आर्यन उनकी हालत देखकर डर गया। रिया ने बेरुखी से आर्यन की ओर देखा। क्या तुम मुझे सच बताओगे? कल रात असल में क्या हुआ था? मुझसे झूठ मत बोलना प्लीज, मैं विनती कर रही हूँ। आर्यन कुछ पल के लिए खामोश रहा। वह समझ गया कि रिया ने कुछ गड़बड़ पकड़ ली है। उसने धीरे से कहा, मल्होत्रा ने आपकी वाइन में नशीली दवा मिलाई थी। हाँ, और फिर मैंने उसके दोनों पैर तोड़ दिए और आपको वहां से निकालकर यहाँ ले आया। क्या उसने मेरे साथ कुछ किया? रिया ने बिना पलक झपकाए आर्यन की आंखों में झांका। नहीं, जैसे ही वह आपको रेस्टोरेंट से बाहर लाया, मैंने उसे धुन दिया। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ, आप बेफिक्र रहिए। तुम झूठ बोल रहे हो। रिया अचानक चीख पड़ी, तुम सच नहीं बता रहे। मैं सच कह रहा हूँ। उसने आपको छुआ तक नहीं, और मैं किसी को आपको हाथ लगाने भी नहीं देता। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आर्यन ने बुलंद आवाज में कहा। आर्यन की बात सुनकर रिया फूट फूट कर रोने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर उसने कुछ नहीं किया तो मेरे कपड़े उल्टे क्यों पहने हुए हैं? अरे, आर्यन सन रह गया। कल रात उसने ही उन्हें कपड़े पहनाए थे और जल्दबाजी में उसे पता ही नहीं चला कि कपड़े सीधे हैं या उल्टे। वो, मैम प्लीज मत रोई, शांत हो जाए। आर्यन बुरी तरह झेप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए और कहाँ खड़ा हो। तो फिर सच बताओ, रिया ने सिसकते हुए कहा। उनके आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे। आर्यन सोफे पर धप से बैठ गया, पानी की बोतल गटक ली और फिर रिया की ओर देखते हुए बोला, आपके कपड़े उल्टे इसलिए हैं क्योंकि मैंने उन्हें वैसे ही पहनाया था। और उसके बाद क्या हुआ, मुझे सब सुनना है। रिया को अब इस बात की परवाह नहीं थी कि आर्यन ने उन्हें कपड़े पहनाए। वह बस ये जानना चाहती थी कि वह सुरक्षित है या नहीं। ठीक है, मैं सब बताता हूँ, पर बाद में गुस्सा मत होइएगा। आर्यन को लगा कि अब सच बताना ही पड़ेगा, वरना यह औरत खिड़की से कूद जाएगी। रिया ने सिर हिलाया और ध्यान से सुनने लगी। कल रात जब मैं पार्किंग में आपका इंतजार कर रहा था, तो वह कमीना मल्होत्रा आपको सहारा देकर नीचे ला रहा था।
आप पूरी तरह होश खो चुकी थी। मुझे मामला गड़बड़ लगा, मैंने उसके पैर तोड़े और आपको यहाँ ले आया। पहले हमने बगल वाला कमरा लिया था, पर फिर दवा का असर तेज होने लगा। आर्यन ने रुककर धीमी आवाज में कहा, उसने आपको कोई कामोत्तेजक दवा दी थी। आप गर्मी की वजह से चिल्लाने लगी और अपने कपड़े उतारने लगी। मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने आपको अपनी उन खास चांदी की सुइयों से 3 जगह पंचर किया। और उसके बाद, क्या हम इस बारे में बात न करें? आर्यन ने ऊपर देखते हुए कहा। बताओ, रिया ने दांत पीसकर कहा। उसके बाद आपके शरीर का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो गया और आपने बिस्तर गीला कर दिया। अगर यकीन न हो तो बगल वाले कमरे में देख लीजिए। चादरें पूरी तरह भीग चुकी थीं। आपके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। मुझे आपको जबरदस्ती 4 बोतल पानी पिलाना पड़ा। जब आप सुरक्षित हो गईं, तो मैं आपको उठाकर इस कमरे में लाया और मुझे लगा कि जागने पर आप शर्मिंदा होंगी, इसलिए मैंने आपको कपड़े पहना दिए। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मैंने वो उल्टे पहना दिए हैं। आहा! आर्यन की बात सुनकर रिया ने अपना चेहरा कंबल में छिपा लिया। उनके साथ कोई जुर्म नहीं हुआ था, पर यह हकीकत, यह उनके लिए उससे भी ज्यादा शर्मनाक थी। रिया माथुर का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। आर्यन कह रहा था कि उसे पेशाब रुकने की बीमारी इनकंटिनेंस हो गई थी। आर्यन कह रहा था कि बगल वाले कमरे का बिस्तर पूरी तरह गीला था। आर्यन कह रहा था कि उसने ही उसे कपड़े और अंतःवस्त्र पहनाने में मदद की थी। जैसे जैसे रिया इन सब बातों के बारे में सोच रही थी, उसे अपनी जान देने का मन कर रहा था। वह इस अपमान को सह नहीं पा रही थी। ये सब कितना शर्मनाक था। अब वह आर्यन का सामना कैसे करेगी? पर इस पागलपन और शर्मिंदगी के बीच रिया को अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी और तपिश भी महसूस हुई। वह उस वक्त के नजारे की कल्पना कर सकती थी। वह धड़कने बढ़ा देने वाला दृश्य। शर्मिंदगी के बावजूद उसके मन में कई ख्याल आने लगे। निखिल कपूर जैसे दरिंदे ने उसे हाथ नहीं लगाया, यह उसके लिए सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन आर्यन द्वारा खुद को पूरी तरह निर्वस्त्र देखे जाने के एहसास ने शर्म के साथ साथ एक अजीब सा अपनापन भी पैदा कर दिया था। पिछले कई दिनों से आर्यन के साथ रहते हुए उसे यह मानना पड़ा कि वह उसे पसंद करने लगी थी। वह बहुत सीधा और एक सच्चा मर्द था। बेशक ये पसंद करना अभी सिर्फ पसंद तक ही था, यह प्यार नहीं था। वह उसकी ईमानदारी और बेफिक्र अंदाज की कायल थी। और आर्यन इतने सालों में पहला ऐसा मर्द था जो उसके इतने करीब आया था। उसके साथ वह सुकून महसूस करती थी, बिना किसी पाबंदी के लड़ सकती थी और बहस कर सकती थी। यह सब उसके लिए नया था। पर अब उनका रिश्ता कुछ ऐसा बन गया था जिसे वह खुद भी शब्दों में बयां नहीं कर पा रही थी। आर्यन की बातें सुनकर वह शर्मिंदा तो थी, पर उसे दुख या डर नहीं महसूस हो रहा था। अगर आर्यन की जगह निखिल या कोई और मर्द होता जिसने उसे उस हालत में देखा होता, उसकी सफाई की होती और उसे कपड़े पहनाए होते, तो शायद वह जिंदा नहीं रहना चाहती। दूसरे मर्दों के सामने ये वाकई अपमानजनक होता, पर आर्यन के सामने उसे सिर्फ हया महसूस हो रही थी। यही उसकी मनोदशा थी। वह चिल्लाए और रोई, पर आर्यन का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी शर्म को छिपाने के लिए। मैम, चिल्लाना बंद कीजिए। मैंने कल रात कुछ नहीं देखा और मैंने उस कमीने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। आर्यन उदास मन से बिस्तर पर बैठ गया और बोला, शायद मेरी वजह से कपूर खानदान के साथ हमारा सौदा टूट जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि तुमने कुछ नहीं देखा? हालांकि रिया को सौदे की फिक्र थी, पर उसे अपने शरीर की ज्यादा चिंता थी। वह कंबल में लिपटी हुई उठी और आर्यन की पीठ पर मुके बरसाने लगी। अरे अरे, मारना बंद कीजिए। आपने नीचे कुछ नहीं पहना है, ये कैसी बहादुरी है? आर्यन जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रिया इस वक्त सिर्फ एक कंबल में लिपटी थी। बाथरूम से भाग कर आने के बाद उसने सीधे आर्यन को बुलाया था और आर्यन इतनी जल्दी ऊपर आ गया कि उसे कपड़े पहनने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जैसे ही उसने मुंह के चलाने शुरू किए, कंबल थोड़ा नीचे सरक गया। आर्यन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मुझे परेशान कर रहे हो। रिया माथुर ने फिर से खुद को कंबल में लपेट लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर सिसकियों से कांप रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। मैम, मुझसे गलती हो गई। अगर आप अपना गुस्सा शांत करना चाहती हैं, तो मेरी आंखें निकाल लीजिए। आर्यन को दिलासा देना नहीं आता था, पर वह जानता था कि इस वक्त रिया को शांत करना सबसे जरूरी है। आंखें निकालने से क्या होगा, तुम तो सब देख चुके हो ना। रिया रोती रही। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है, तो मैं भी आपको अपना सब दिखा देता हूँ, फिर तो हिसाब बराबर हो जाएगा ना। आर्यन ने मजाक में कहा। रिया कहने ही वाली थी कि मैंने तुम्हारा भी देखा है, पर उसने अपनी बात काट ली। उसने देखा था, तारा ने बाथरूम का एक वीडियो बनाया था और उसने आर्यन को नहाते हुए देखा था। ये सोचते ही कि उसने भी आर्यन को देख रखा है, उसका दुख थोड़ा कम होने लगा और उसने रोना बंद कर दिया, हालांकि वह अभी भी सिसक रही थी। ठीक है, मैंने गलत कहा, मुझे माफ कर दो। अब गुस्सा मत करो। आर्यन नहीं जानता था कि रिया के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह बस माफी मांगता रहा। तुमने सच में निखिल कपूर की टांग तोड़ दी और सच में उसे मारा? सच में। रिया ने कंबल से सिर बाहर निकाला। उसे याद आया कि आर्यन ने निखिल की टांग तोड़ने और उसे नामर्द बनाने का जिक्र किया था। और निखिल कौन था? कपूर ग्रुप पाकर का छोटा वारिस। हाँ, मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आ गया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं किसी को आपको हाथ नहीं लगाने दूंगा, आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा। शुक्रिया, अब तुम बाथरूम में जाओ और बाहर मत आना, मैं कपड़े पहन लूं। कपूर परिवार इसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। मुझे डर है कि तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, पर डरो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। रिया के इन शब्दों ने आर्यन का दिल जीत लिया। आप कपड़े पहन लीजिए। आर्यन उसे एक गहरी नजर से देखकर सीधे बाथरूम में चला गया। रिया ने जल्दी से कपड़े पहने और अब वह पूरी तरह शांत और गंभीर हो गई थी। अब मामला सिर्फ शर्मिंदगी का नहीं था, बल्कि कपूर परिवार के आने वाले तूफान का सामना करने का था।
आर्यन ने निखिल को मारकर उसकी अपनी नाराजगी भी दूर कर दी थी, पर अब कपूर खानदान आर्यन को नहीं छोड़ेगा और जाहिर है वे उसे भी नहीं बख्शेंगे। आखिर आर्यन उसका बॉडीगार्ड था। उसे लग रहा था कि एक बड़ी मुसीबत आने वाली है, पर वह आर्यन को कुछ नहीं होने देना चाहती थी। आर्यन, बाहर आओ, मुझे कल रात की एक बात विस्तार से बताओ। रिया ने अपने बाल ठीक किए और आर्यन को बाहर बुलाया। बताने के लिए कुछ खास नहीं है, बस सब निपट गया है। आर्यन ने सिर हिलाया। वह कपूर परिवार के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी का जिक्र नहीं करना चाहता था। निपट गया है? कैसे निपट गया? क्या पुलिस आई थी? क्या तुम कपूर परिवार से मिले? क्या उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया? रिया ने सवालों की झड़ी लगा दी। इतने सवाल मत पूछिए, चलिए यहाँ से, हम यहाँ और नहीं रुक सकते। सफाई कर्मचारी आएंगे तो हमें डांटेंगे। आर्यन और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रिया का हाथ पकड़ा और बाहर की ओर चलने लगा। रिया चुपचाप उसके पीछे पीछे नीचे आ गई। चेक आउट करना है। जब वे काउंटर पर पहुंचे तो आर्यन ने चाबी दी। रिया की नजरें नीचे जमीन पर थीं। कैशियर ने ऊपर कमरे की जांच के लिए फोन किया। कुछ ही देर में वापस फोन आया और कैशियर के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी के भाव थे। माफ कीजिए सर, हम आपकी 2000 की सिक्योरिटी जमा राशि डिपॉजिट वापस नहीं कर सकते। हमारे होटल की नीति है कि मेहमान बिस्तर पर गंदगी नहीं करेंगे। कैशियर ने सख्त लहजे में कहा, क्योंकि ऊपर से खबर मिली थी कि न केवल गद्दा गीला था, बल्कि वहां से बदबू भी आ रही थी। साफ था कि किसी ने बिस्तर पर पेशाब किया था। आर्यन की भौहें तन गईं। क्या मतलब कि तुम 2000 में से एक पैसा भी वापस नहीं करोगी? आर्यन, चलो यहाँ से। आर्यन के पीछे खड़ी रिया शर्म के मारे जमीन में गड़ गई। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ खींचा। वह और अपमान सहन नहीं कर सकती थी। 2000 का डिपॉजिट, वह वापस जाकर आर्यन को 20,000 दे देगी, पर यहाँ से निकलना जरूरी था। आर्यन, कल रात जो कुछ भी हुआ, तुम उसके बारे में किसी को नहीं बताओगे। रिया माथुर ने अपने दांत भींचे, उनकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वे रो पड़ेंगी और यह उनके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात होती। ये हमारा छोटा सा राज है, आप बेफिक्र रहिए, आर्यन ने फुसफुसाते